जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 50। आज के लेक्चर में हम जो सेक्शन कवर करने जा रहे हैं वो दो सेक्शन है। एक सेक्शन 600 जो कि रिलेट करता है प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू इंश्योरेंस क्लाइंट, और दूसरा है सेक्शन 300 जो जिसमें डिफरेंट कंसेप्ट हैं, और सबसे अहम कंसेप्ट जो है वो तीन कंसेप्ट अहम है, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम कंसेप्ट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद सेक्शन 300 में दूसरा अहम कंसेप्ट एक है गिफ्ट, और तीसरा किसी हद तक अहम कंसेप्ट है नॉन कंप्लायंस। ये तीन कंसेप्ट है जो सेक्शन 300 के हैं। और फिर सेक्शन 600 में वेरियस कंसेप्ट्स हैं जो ये बताते हैं हमें कि हम कौन कौन सी नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज अपने इंश्योरेंस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किन सेफगार्ड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 600 से। इसमें पहले हमने कुछ सेक्शन कर लिए थे, सेक्शन 601 गालबन और 604 था शायद। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 600 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये बता रहा है कि जब आप नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे तो इससे कुछ थ्रेट राइज होंगे। जैसे एक थ्रेट जो कॉमन है वो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, वो राइज होगा। फिर आपको ये कह रहा है कि जब कभी जनरल डिस्कशन कर रहा है, यानी ये वो डिस्कशन है जो हर तरह की नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट पे अप्लाई होती है। कह रहा है कि जब आप मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, इस रिस्क होता है कि जब आप मैनेजमेंट के लिए ऑडिट के अलावा कोई भी काम कर रहे होंगे तो वो काम करते हुए मैनेजमेंट के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कहीं ना कर रहे हो, तो हमने मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एज्यूम नहीं करनी, एक्सेप्ट नहीं करनी। यानी जो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसी भी टास्क की, वो मैनेजमेंट की रहेगी, उसके बिहाफ पे हमने मैनेजरियल डिसीजंस नहीं करने। यहाँ पे इस सेक्शन में फिर हमें मना कर रहा है कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कोई एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसे क्लाइंट को जो कि बाद में लिस्टेड क्लाइंट बनता है, तो फिर वो जो रिस्ट्रिक्शन है स्टिल अप्लाई होगी। इफ सच नॉन इंश्योरेंस सर्विस आर नॉट परमिटेड अगर फर्म शुड एंड सर्विस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज का कंसेप्ट आगे चलेगा, इसमें बहुत सी जगहों पे वो आपको ये बताएगा कि अगर क्लाइंट लिस्टेड है तो उसके लिए क्या थ्रेट है और अदर केसेस में क्या थ्रेट है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको पता है, जैसे हमने स्टडी किया था मर्जर जो कॉम्बिनेशन है, इन सिचुएशन में भी थ्रेट राइज हो सकता है। उस तरह एक सिचुएशन ये भी है कि एक कंसेप्ट है वो अनलिस्टेड के लिए अलग है, लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग है। और अगर आपकी कंपनी, फर्ज कीजिए जो हमारा ऑडिट क्लाइंट है वो सब्सिक्वेंटली लिस्टेड में कन्वर्ट होता है, उस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, तो वो लिस्टेड वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। ऐसी सिचुएशन में चूंकि अलाउड नहीं होती लिस्टेड कंपनी को इस तरह की सर्विसेज, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज, तो वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। ये उसने हमें यहाँ पे बेसिक कुछ कंसेप्ट बताए हैं। ये क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट? ये जनरल डिस्कशन थी, ये स्पेसिफिकली आपकी समझ लीजिए आपको वार्म अप कर रहा है, तैयार कर रहा है, जो इसके बाद वन बाय वन आप सर्विसेज को डिस्कस करेंगे उनके लिए। जो सबसे बड़ा रूल उसने हमें यहाँ पे बताया, सबसे बड़ा वो क्या है कि नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हुए थ्रेट राइज होंगे, और आपने इसमें जो एक कॉमन सेफगार्ड होगा वो क्या है कि नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हुए मैनेजरियल डिसीजन नहीं करते, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना। ये एक असूल उसने सिखाया हमें जो कि आगे डिफरेंट सेफगार्ड में काम आएगा हमारे। नेक्स्ट, काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हम स्टडी कर चुके थे, ऐसा ही है। काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने से थ्रेट राइज होता है। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? हाँ जी, शाबाश, ये डिस्कस कर लिया, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कौन सी है? ये समझ लीजिए क्लाइंट के का रिकॉर्ड कीपिंग। एक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है कि जो उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये बुक कीपिंग नहीं है। ये फर्ज कीजिए क्लाइंट का जो जनरल रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइलिंग वगैरह उसकी जो है उसका हिसाब किताब रखना। कह रहा है असिस्टिंग क्लाइंट्स इन इट्स रूटीन और मैकेनिकल टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, मॉनिटरिंग स्टैट्यूटरी फाइलिंग, डेट्स वगैरह, क्लाइंट को रिमाइंडर देना कि सर आपने इस डेट के ऊपर ये स्टैट्यूटरी फाइलिंग करनी है वगैरह वगैरह। ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं। ये इसमें हम काम खुद नहीं कर रहे, क्लाइंट काम कर रहा है, अपना काम खुद कर रहा है। हम सिर्फ समझ लीजिए कि उसको रिमाइंडर दे रहे हैं कि उसने इस डेट के ऊपर ये काम करना है, और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स वगैरह है वो बना के दे रहे हैं। फॉर्मेट्स को जो फिल करना है, उसने जो फाइलिंग करनी है वो सारी खुद कर रहा है। इसमें वो कह रहा है कि कोई थ्रेट राइज नहीं होता, आप एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर है कि जो सीए फर्म है वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि इस तरह की सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, सीए फर्म भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक, बहरहाल इस विषय में कोई थ्रेट नहीं राइज होता। नेक्स्ट है 603 वैल्यूएशन सर्विसेज। वैल्यूएशन सर्विसेज कौन सी है? अब इससे पहले किसी वैल्यूएशन सर्विसेज का लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र किया था, वो क्या वैल्यूएशन सर्विसेज थी? वो टैक्स से रिलेटेड वैल्यूएशन सर्विसेज थी। ये कौन सी वैल्यूएशन सर्विसेज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करती हैं, जो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी? क्या आप कुछ ऐसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में मुझे बता सकते हैं कि जो जिनकी वैल्यूएशन सीएफएम कर सकते हैं? बताइए। वैल्यूएशन सर्विसेज, शेयर्स की वैल्यूएशन, शाबाश। इसके अलावा लायबिलिटीज की, पेंशन लायबिलिटीज वगैरह की वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली एंगेज हो ऐसी एक्टिविटी में। अगर किसी बिजनेस ने कोई मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, ड्यू डिलिजेंस करनी है, तो जिस टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसके एसेट्स की वैल्यूएशन भी करनी होती है। वैल्यूएशन सीएफएम नहीं कर रही होगी, लेकिन हो सकता है वो उस एंगेजमेंट में एक पार्टी के तौर पे इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इन चार्ट इस सेक्शन को पढ़ते हुए आपने अपने जहन पे लेके आना है शेयर्स की वैल्यूएशन। उसे ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं आसानी से समझ आ जाएगी। फर्स्ट कीजिए क्लाइंट के पास एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो ना, उनमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, इतनी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है लिस्टेड कंपनी की शेयर वैल्यूएशन में। क्यों इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि एक्यूरेटली मार्केट में एक्टिवली ट्रेड हो रहा होगा, उसकी वैल्यूएशन आपको स्टॉक एक्सचेंज से प्राइस मिल जाएगी। जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं इनमें वैल्यूएशन होती है। इसका मतलब हुआ कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के केस में वैल्यूएशन में रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, और कुछ में नहीं है। यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहा है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ, फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम है, वो उसके रिसीवेबल अमाउंट कितनी रिसीवेबल है, ये हमने सीए फर्म से कैलकुलेट करवा लिया क्लाइंट ने। थ्रेट कौन से अराइज हो रहे हैं? सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेट। फैक्टर वैल्यूएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि ये जो आपने जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स की वैल्यूएशन की है, इनका मटेरियलिटी लेवल क्या था,
सॉरी ये कितने मटेरियल थे, स्मॉल अमाउंट थी या लार्ज अमाउंट थी, सब्जेक्टिविटी में कितनी इन्वॉल्व थी। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी होगी उतना थ्रेट ज्यादा, जितना मटेरियल अमाउंट होगी इन्वॉल्व उतना थ्रेट ज्यादा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट इन डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट वुड बी मेड पब्लिक, ये डिफरेंट फैक्टर्स है। जो चीज पब्लिक हो उसमें फिर हमारा थ्रेट ज्यादा होता है, उसमें हम ज्यादा केयरफुल रहते हैं। ये रेलिवेंट फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के हमने वैल्यूएट करना है कि थ्रेट हाई होगा या लो होगा। लिस्टेड कंपनी के केस में कह रहा है कि अगर तो मटेरियल है ना वैल्यू, कोई भी ऐसा एसेट या जो जिसकी अमाउंट मटेरियल है तो वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर अनलिस्टेड है तो मटेरियल एंड सब्जेक्टिव सिग्निफिकेंटली सब्जेक्टिव हो तो फिर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये इसको समझिए, अनलिस्टेड कंपनी में अगर इसका मतलब है अमाउंट मटेरियल है लेकिन लो सब्जेक्टिविटी है, फिर वो वैल्यूएशन कर सकते हैं। और अगर जैसे फर्स्ट कीजिए लिस्टेड कंपनी है, उसने एक दूसरी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, उनकी वैल्यूएशन करनी है दोनों लिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टर भी इन्वेस्टर भी। क्या लिस्टेड कंपनी के केस में ये काम कर सकते हैं? सब्जेक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन अमाउंट मटेरियल है, अगर नहीं कर सकते लिस्टेड कंपनी को। और अनलिस्टेड कंपनी में यही केस हो तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा बताइए, अनलिस्टेड कंपनी है क्लाइंट, उसने एक दूसरी अनलिस्टेड कंपनी में मटेरियल इन्वेस्टमेंट की है, क्या हम उस मटेरियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर सकते हैं? सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड है, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो भी अनलिस्टेड है और अमाउंट भी मटेरियल है, तो फिर अनलिस्टेड को भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, यानी इसका मतलब है लिस्टेड कंपनी का क्राइटेरिया ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसमें एक बात भी अगर पूरी होगी ना मटेरियल तो आप ना हो जाएगी। लेकिन अनलिस्टेड के केस में मटेरियल और सब्जेक्टिविटी दोनों देखने। क्लियर? अच्छा, अगर फर्स्ट कीजिए एक्शन रिक्वायर्ड वेयर अलाउड, किस सिचुएशन में अलाउड होगी ये सर्विस? लिस्टेड कंपनी है, इमटेरियल है तो अलाउड वैल्यूएशन सर्विस, और अनलिस्टेड कंपनी है हाँ तो कोई एक मटेरियल और सब्जेक्टिविटी में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है अलाउ है, कर सकते हैं। इस सिचुएशन में फिर भाई कुछ ना कुछ थ्रेट तो इस सिचुएशन में भी राइज हो रहा होगा, तो उसका सेफगार्ड क्या हो सकता है? सेफगार्ड सिंपल, टीम सेपरेट रखें, एप्रोप्रिएट रिव्यू को पॉइंट करें। राइट, ये कंप्लीट सेंटेंस आपको कोड ऑफ एथिक्स में मिल जाएगा। यहां पे सिर्फ हमने टू दी पॉइंट बात की है। क्लियर? वैल्यूएशन सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। ये रेलिवेंट क्वेश्चन आपने लाजमी पढ़ने हैं। अच्छा, अगर आप मजे की बात, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेंगे ना, अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ये जो कंसेप्ट है आपको पता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भी कंसेप्ट आप सीखते हैं, रिवाइज भी हो जाएंगे। और अगर फर्स्ट कीजिए कोई कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये आपने कोशिश करनी है, एक दो नहीं बल्कि जितने भी क्वेश्चंस हैं रेफरेंस दिए वो सारे आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, एटलीस्ट देखने चाहिए। टैक्स सर्विसेज भी होगी थी हमारी। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, अच्छा अब ये दो सर्विसेज है, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज और आईटी सर्विसेज, ये मिलती जुलती हैं। ठीक है, इनमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज होते हैं। इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज भी बहुत सी वैरायटी होती है इनकी, वैरायटी ऑफ सर्विसेज, और टैक्स में भी, सॉरी आईटी में भी, दोनों में। हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ये फर्म से हासिल की जा रही हैं या आईटी सर्विसेज हासिल की जा रही हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इनका कितना इंपैक्ट है? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं? जैसे फर्स्ट कीजिए, अगर हम ऐसा आईटी सिस्टम बना रहे हैं जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करेगा, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी, तो उसमें थ्रेट ज्यादा है। कैसे थ्रेट ज्यादा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि आपके अपने हाथों से बनाया हुआ सिस्टम है, आपने क्लाइंट को बना के दिया, ठीक है, या उस सिस्टम में आपकी इनपुट भी है, और उसी सिस्टम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई। अगर सिस्टम किसी और कंपनी का होता, आप उसकी प्रोसेसिंग को, वर्किंग ऑपरेशन को चेक करते, और अगर अपनी ही फर्म का होगा तो फिर नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज वही फर्म एक्सटर्नल ऑडिट कर रही है, वही फर्म इंटरनल ऑडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, तो हो सकता है वो उस तरीके से काम ना करे जिस तरीके से ISA 610 करता है। ISA 610 याद है ना, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस वाला, कि अगर आपने इंटरनल ऑडिटर में रिलाई करना है तो उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी को वैल्यूएट करना है, वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट। खुद बताइए, अगर आप ही के फर्म का कोई दूसरा डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या आप उतना इंडिपेंडेंटली इन सारे क्राइटेरिया को वैल्यूएट करेंगे? नहीं। तो दोनों में कंसेप्ट जो है वो मिलते जुलते हैं। सबसे पहले थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होता है जी इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने से। क्यों? आप ही इंटरनल ऑडिट किया है, इंटरनल में हो सकता है जो आपने चेकिंग की है आप एज इट इज यूज कर ले, उसको वैल्यूएट ना करें। फैक्टर्स इन वैल्यूएटिंग थ्रेट क्या? मटेरियलिटी, रिस्क, डिग्री ऑफ रिलायंस, जितने ज्यादा होंगे ये चीजें थ्रेट ज्यादा होगा। प्रोहिबिशन, वो कह रहा है फॉलोइंग इंटरनल ऑडिट सर्विसेज इन्वॉल्व मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एंड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू। अब देखिए वो मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी वाला कांसेप्ट था उसने, जो जनरल कांसेप्ट बताया था, कभी भी आपने इस पोजीशन पे नहीं आना कि मैनेजमेंट के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना। अब उसी की एप्लीकेशन एग्जांपल्स के साथ इंटरनल ऑडिट में बता रहा है कि इंटरनल ऑडिट में कौन कौन सी एक्टिविटी समझी जाएंगी कि इसमें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है, और इसी तरह और डिफरेंट जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है ना, उनमें वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसमें ये वाली चीजें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में आएगी, इसमें ये वाली चीजें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में आएगी। तो इंटरनल ऑडिट में कौन सी चीजें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में आएगी? सेटिंग स्ट्रेटजिक डायरेक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ इंटरनल फंक्शन, डायरेक्टिंग सुपरवाइजिंग टास्किंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट एम्प्लॉइज। वो कहता है ये सारे काम जो है ना, कि ये बताना स्ट्रक्चर क्या होगा इंटरनल डिपार्टमेंट का, कौन कौन से एम्प्लॉइज क्या काम करेंगे, जॉब रिस्पांसिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन बताना, डिसाइडिंग विच रिकमेंडेशन टू इंप्लीमेंट, कौन सी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करनी है कौन सी नहीं। इंटरनल डिपार्टमेंट को एक तरह से आप उसके चीफ इंटरनल ऑडिटर बन गए, एक तरह से देखा जाए उसके सारे जो स्ट्रक्चर है, उनकी पॉलिसीज हैं,
उनकी सुपरविजन सारी आप कर रहे हैं। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू दो चाबी गवर्नेंस ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, परफॉर्मिंग प्रोसीजर दैट आर पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये काम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपने नहीं करने। यानी अगर फर्ज कीजिए हमसे, मतलब कहना क्या चाह रहा है, अगर क्लाइंट ने अपने कोई ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करवाना है, चेक करवाना है कि सर ये देखिए जरा सेल्स की ट्रांजैक्शन सही हमारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के मुताबिक चल रही है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शन तो हम चेक करके बता सकते हैं उनको। वो हमसे ये कहता है फर्ज कीजिए कि सर क्रेडिट सेल करते हैं, तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑथोराइज लिमिट से ज्यादा क्रेडिट सेल कर रहे हो कस्टमर्स को। ऐसी सिचुएशन में एज ऑडिटर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट हम किसको देंगे? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट खुद जाके डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करे। हम डायरेक्टर्स को डायरेक्टली रिपोर्टेबल नहीं है, वो तो उनका अपना डिपार्टमेंट है ना जो एस्टैब्लिश्ड है, वो करे। अच्छा, और अगर हम चाहिए कि जी आप हमारे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करें, आप उनको सुपरवाइज करें, आप उनको ये काम सिखाएं, इसमें लेवल ऑफ थ्रेट ज्यादा है। समझ रहे हैं? एक है हमने काम करना है, एक यह है कि हमने उनके एम्प्लॉयज को इस काबिल बनाना है कि वो काम करें। इसमें आप जो एग्जांपल्स हैं नोट कीजिए, वो ऐसी एग्जांपल दे रहा है जिसमें बेसिकली हमारे वो रिस्पांसिबिलिटी है जो कि असल में चीफ इंटरनल ऑडिटर की हुआ करती हैं। अब हमें अगर फर्ज कीजिए हमने ये तो बता दिया कि सर ये वायलेशंस हो रही हैं, इन कुछ केसेस में जो क्रेडिट लिमिट है उसको बाईपास किया गया है, इसको बाईपास नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए सजेशंस हमने उनको दे दी। देखिए सजेशन देने में प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस इंटरनल कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई हुई ना और सजेशन दिया, ये हम नॉर्मल ऑडिट में भी करते हैं। लेकिन उस सजेशंस के ऊपर अमल करना है या नहीं करना, और किस सजेशन पे अमल करना है किस पे नहीं करना, क्या ये फैसला ऑडिटर कर सकता है? नहीं। तो उसने क्या बोला है कि मैनेजरियल ये जो है डिसाइडिंग विच रिकमेंडेशन टू इंप्लीमेंट, ये सारी चीजें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में आएगी। एज ऑडिटर हमने इंटरनल ऑडिटर का अगर हम टास्क कर रहे होंगे ये काम हमने नहीं करने। क्लियर हुए बात? इनमें कॉमन चीज क्या है, इनमें मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं ये तो मना है, इसके अलावा सर्विसेज, इसका मतलब है क्या? वो लाउड है। इसके अलावा सर्विसेज क्या होंगी? ठीक है, जैसे क्लाइंट हमसे कोई इंटरनल ऑडिट के जो टास्क हमें कहता है, हमारी टीम को कहता है या हमारे साथ एग्रीमेंट करता है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर इंटरनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या सेफगार्ड होंगे? क्लाइंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पांसिबिलिटी, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी क्लाइंट एक्नॉलेज करें। ये सेफगार्ड जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? क्लाइंट की। नेक्स्ट, क्लाइंट असाइंस ए कंपिटेंट एम्प्लॉय टू मेक मैनेजमेंट डिसीजन। ये जो ऊपर वाली चीजें थी ना, ये पॉलिसी मेकिंग करना, टीम मेंबर है इंटरनल डिपार्टमेंट का, उनका स्टाफ है उसको सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, ये डिसाइड करना कौन सी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होनी है कौन सी नहीं, रिपोर्ट करना डायरेक्टर्स को, उनके सामने प्रेजेंट होना, उनके सामने रिपोर्ट पेश करना, ये सारे काम हमने नहीं करने। इसके लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्टर को चाहिए या मैनेजमेंट को चाहिए कंपिटेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करे और वो जाके उनके सामने सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करे। हमारा काम नहीं है, हम टास्क परफॉर्म करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट उस कंपिटेंट एम्प्लॉय के सामने रख देंगे कि भाई आप फैसला करें कि इसकी बेस के ऊपर आपने क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन, और आगे आपने इसको किसको रिपोर्ट करना है, कैसे करना। क्लाइंट्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स एडिक्वेसी एंड रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल सर्विसेज। क्लाइंट्स मैनेजमेंट दोस्त का अप्रूव द स्कोप, रिस्क एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। जो मैनेजमेंट है, याद रखें हम इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है क्लाइंट का अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है बिल्कुल एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा हो तो मे बी उसमें इतने कंपिटेंट अप्लाई ना हो, दोनों सूरतों में सेफगार्ड अप्लाई होंगे। ठीक है जी। अगर क्लाइंट का इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा, ठीक है, तो क्या स्टिल सारा काम हम करें और हम डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें, या दरमियान में एक मिडलमैन के तौर पे क्लाइंट का कंपिटेंट एम्प्लॉय होना चाहिए जो हमसे सारी रिपोर्टिंग ले, समझे और इसके बाद फिर आगे उसको प्रेजेंट करें। नेक्स्ट, क्लाइंट्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स रिकमेंडेशन एंड डिसाइड व्हिच रिकमेंडेशन टू इंप्लीमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स टू दो चाबी गवर्नेंस एनी फाइंडिंग रिकमेंडेशन रिजल्टिंग फ्रॉम। ये जो लास्ट वाली दो तीन चीजें हैं ये बेसिकली ऊपर वाले ही प्रोहिबिशन से रिलेट कर रही हैं। यहां पे उसने कहा है कि ये काम हमने नहीं करने, और यहां पे क्या कह रहा है कि ये काम वो जो क्लाइंट की मैनेजमेंट है या जो कंपिटेंट एम्प्लॉय इन्होंने पॉइंट किया होगा वो करेगा। ये इसलिए ताकि अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी हम ना लें। कल को कोई प्रॉब्लम आ भी जाए फर्ज कीजिए तो हम कह सकें सर आपका एम्प्लॉय जो है वो उसमें इन्वॉल्व था, हमने सारी रिपोर्टिंग उसको की थी, डिसीजन मेकिंग उसने करनी थी, इसके ऊपर एक्शन लेना है नहीं लेना, क्या एक्शन लेना है, डन। इसमें इंटरनल ऑडिट में फिर हमने क्या सीखा कि कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज मना है। उसने हमें पॉजिटिव लिस्ट दिया या नेगेटिव लिस्ट दिया? इसमें नेगेटिव लिस्ट, जो कौन सी इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मैनेजमेंट का काम है, और वो किसने करने हैं? वो मैनेजमेंट नहीं या उनके किसी अपॉइंटेड कंपिटेंट एम्प्लॉय ने। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम सर्विसेज, आईटी रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा, क्या ऑडिटर आईटी सीए फर्म्स आईटी रिलेटेड सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं? क्या ऐसे प्रोजेक्ट हासिल करते हैं जिनमें आईटी की इंप्लीमेंटेशन का काम होता है? बिल्कुल। अच्छा, आईटी का सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है और अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कोई पीआईए के जहाज उड़ते हैं, उनमें भी आईटी सिस्टम है, वो कंट्रोल रूम से राब्ता करते हैं, कोई ना कोई सिस्टम तो है ना उनका। फ्लाइट्स का शेड्यूल सिस्टम है, टिकटिंग सिस्टम है, ये भी आईटी सिस्टम है, कम्युनिकेशन है ना। इस सिस्टम को डेवलप अगर करता है बोल तो सीए फर्म इस सिस्टम को मुमकिन तौर पर डेवलप करती नहीं है, उनके स्कोप में नहीं होता। लेकिन अगर डेवलप करे तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसमें बाद में अगर आप ऑडिट करते हैं कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस सूरत में थ्रेट अराइज होगा। ठीक है,
कह रहा है फैक्टर्स इवैल्यूएटिंग थ्रेट क्या है, वेदर क्लाइंट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड। क्या कहना चाह रहा है, लिस्टेड है तो थ्रेट ज्यादा होगा। नेचर ऑफ द सर्विस क्या है, यानी एक्सटेंड टू व्हिच आईटी सिस्टम अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई इफेक्ट करते हैं उतना थ्रेट ज्यादा होगा। डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन सिस्टम ड्यूरिंग ऑडिट, उस आईटी सिस्टम के ऊपर आप कितना रिलाई कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑडिट, जितनी रिलायंस होगी उतना थ्रेट ज्यादा। ये बात समझ आ रही है। एग्री करते हैं आईटी सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करने से थ्रेट राइज होगा। अगर थ्रेट इज यूजुअली नॉट क्रिएटेड इन प्रोवाइडिंग फॉलोइंग आईटी सर्विसेज, कह रहे हैं इन सिचुएशन में थ्रेट राइज नहीं है, यानी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आईटी सिस्टम अनरिलेटेड टू काउंटिंग रिगार्ड इंटरनल कंट्रोल, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है। आईटी सिस्टम डज नॉट जनरेट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। यानी इन दोनों का एक ही चीज है, दोनों पहले पॉइंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करने में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा आईटी सिस्टम। या क्या है, ऑफ द शेल्फ आईटी सिस्टम, रेडीमेड सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब वो जाहिर है हमने उसमें शायद इंस्टॉल करने में हेल्प जरूर की होगी, लेकिन सिस्टम हमारा बनाया हुआ नहीं है, उसमें कोई थ्रेट नहीं है। ऐसा ही है, बाजार से रेडीमेड सिस्टम खरीद के लगा दिया आईटी सिस्टम, तो उसमें हम बायस तो नहीं होंगे। इवैल्यूएटिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन आईटी सिस्टम डिजाइन्ड और इंप्लीमेंटेड बाय अदर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सिस्टम किसी दूसरे ने डेवलप किया है, हम उसको रिव्यू करके सजेशंस देनी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टम हमने खुद ही डिजाइन किया हो, इसको रिव्यू करके सजेशन देनी है, इसमें प्रॉब्लम है। डन। तो इन सिचुएशन में कोई थ्रेट राइज, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इंटरनल ऑडिट में कौन सी सर्विसेज पढ़ी, कुछ सर्विसेज पढ़ी थी, वो कौन सी सर्विसेज थी जो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्री। आगे चलें। एक्शंस, अगर फर्ज कीजिए हम आईटी सर्विसेज का एग्रीमेंट करते हैं क्लाइंट से, थ्रेट राइज होगा। सेफगार्ड क्या है, कह रहा है अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऐसी सर्विसेज जो सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करें, ऐसे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी। दूसरा, और अगर ऑडिट क्लाइंट अनलिस्टेड है तो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सेफगार्ड तकरीबन वही हैं जो कि इंटरनल ऑडिट के थे। लेकिन सिचुएशन में क्लाइंट एक्नॉलेजेस रिस्पांसिबिलिटी, अल्टीमेटली उस सिस्टम की रिस्पांसिबिलिटी क्लाइंट की होगी। क्लाइंट असाइन कंपिटेंट एम्प्लॉय, क्लाइंट मेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, क्लाइंट इवैल्यूएट्स एडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम, क्लाइंट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। दो तरह की सर्विसेज हमने अभी तक पढ़ी है, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, आईटी सर्विसेज। कौन सा थ्रेट राइज होता है इनमें, कौन सा थ्रेट राइज होता है इनमें, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर इन एग्जाम्पल में से कोई सर्विस आई एग्जाम में, पहचान लेंगे। आईटी सर्विसेज में कोई एग्जाम्पल बताइए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करती हो। हाँ जी, इफेक्ट करती हो। काउंटिंग सिस्टम हमने डिजाइन किया जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस होंगे। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, लिस्टेड क्लाइंट है तो, और अगर अनलिस्टेड है तो फिर कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई सेफगार्ड होंगे, क्या सेफगार्ड होंगे। अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी क्लाइंट का एम्प्लॉय, कोई कंपिटेंट एम्प्लॉय बोलेगा, डिसीजन मेकिंग सारे वो करेंगे। जैसे सिस्टम में कौन कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, हमने ऑप्शंस बना के उनको दे दी, उसको चेक करना कि सही काम कर रही है कि नहीं ऑप्शन एज इंटेंडेड। नेक्स्ट, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज। अच्छा, दो कंसेप्ट है, एक है लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज और एक है लीगल सर्विसेज। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लीगल सर्विसेज तो आपको पता है जैसे जो लॉ से रिलेटेड हो। लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज का मतलब क्या है, दो पार्टीज के दरमियान में झगड़ा है और हमारा क्लाइंट का किसी के साथ झगड़ा है और हम उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फर्ज कीजिए क्लाइंट ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट की ब्रीच हुई। अब क्लाइंट हमसे ये कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए, हमारे ऑडिटर तो हैं ही आप, इस केस में मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के हम कितने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो डैमेजेस का एस्टीमेट कैलकुलेट, ये क्या है, ये लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज है। क्योंकि जो दोनों पार्टीज के दरमियान में डिस्प्यूट होगा ना, उसको रिजॉल्व करने में या एक कॉमन किसी सोल्यूशन पे पहुंचने में हम ये जो डैमेजेस की कैलकुलेशन करेंगे, ये यूज होगी। इसको क्या कहते हैं, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज। और एक है लीगल सर्विसेज, जिसमें हम क्लाइंट के लीगल एडवाइजर बन जाते हैं। डिफरेंट जो लीगल केसेस चल रहे होंगे उनमें क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज में कह रहा है सेल्फ थ्रेट राइज होगा, एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा। फैक्टर्स क्या है, नेचर ऑफ सर्विस, मटेरियलिटी, और कोर्ट ने पॉइंट किया या कि हमें क्लाइंट ने पॉइंट किया। कोर्ट ने पॉइंट किया तो क्या होगा, थ्रेट कम के ज्यादा, और अगर क्लाइंट ने पॉइंट किया है शाबाश। टीम सेपरेट हो, टीम सेपरेट का मतलब क्या है, ऑडिट फर्म जो ऑडिट करने वाली टीम लगो, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज लगो। लेकिन अहम चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज अलग है, लीगल सर्विसेज अलग है। जरा गैस कीजिए कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने की इजाजत होगी कि नहीं। लीगल सर्विस, ये डिपेंड करता है नेचर क्या। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 608 लीगल सर्विसेज। कह रहा है एग्जांपल 3 तरह की सर्विसेज हैं लीगल सर्विसेज, एडवाइजरी, एडवोकेसी रोल, एज ए जनरल काउंसिल। ठीक है, जनरल काउंसिल का मतलब क्या है कि आप उनके लॉयर बन जाएं और डिफरेंट केसेस में डायरेक्टली उनको रिप्रेजेंट करें। इसमें तो उसने स्ट्रेट अवे इसको नॉट अलाउड कर दिया। ठीक है, फिर एक्टिंग इन एडवोकेसी रोल और एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब क्या है, अच्छा बताइए, एडवाइजरी और एडवोकेसी रोल में कौन से रोल की सिग्निफिकेंस ज्यादा है। एडवोकेसी का मतलब हो सकता है आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
किसी जगह पे जाके, ठीक है, उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। ये है एडवोकेसी। एडवाइजरी रोल क्या है? जैसे क्लाइंट ने एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना है और क्लाइंट आपसे पूछ रहा है यार मैं इसका अपॉइंटमेंट लेटर जो है ना, इसका टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी है, तो सर आप मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन डिजाइन करके दें जिसमें हम लीगली सिक्योर हैं। या एक आपका ऑडिट क्लाइंट एक पार्टनरशिप है, वो कहता है कि हम पार्टनरशिप डीड डिजाइन करना चाहते हैं, आप हमें एक अच्छी पार्टनरशिप डीड बना के दे दीजिए। ये एडवाइजरी रोल है, ये एडवोकेसी रोल नहीं है। एडवोकेसी में थ्रेट ज्यादा होगा। ठीक, यूं समझ लीजिए कि जनरल काउंसिल का मतलब है कि रूटीन नेचर में आप क्लाइंट को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रूटीन में उसके इंटरनल जो, जैसे समटाइम ऐसा होता है ना, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हम ऑन नीड बेसिस प्रोवाइड करते हैं, समटाइम कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लीगल सर्विसेज कंटिन्यूइंग बेसिस पे प्रोवाइड करें, वो है जनरल काउंसिल, वो तो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज है। और अगर आप ऑफ एंड ऑन जरूरत पड़ने पे क्लाइंट का कोई लीगल केस है, उसमें क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो उसमें समटाइम थ्रेट राइज होगा, समटाइम नहीं, वो केस पे डिपेंड करता है, केस की नेचर पे डिपेंड करता है। मैं बात समझ रहे हैं? जनरल काउंसिल में, एडवोकेसी रोल में और एडवाइजरी में जी। हाँ, क्लाइंट को एससीसी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाबाश। पहली चीज, ये एडवाइजरी रोल नहीं है, एग्रीड। ये जनरल काउंसिल है कि एडवोकेसी रोल है? मुझे बताइए क्या रूटीन में अरेंजमेंट कुछ इस तरह किया है कि जो भी केस आएगा उसमें आप एससीसी को रिप्रेजेंट करेंगे क्लाइंट को? कॉर्पोरेट रिटर्न, देखिए ये अमूमी तौर पे सिंगल सर्विस है, इसमें एडवोकेसी रोल में आ सकती है, एडवोकेसी रोल में। ठीक है, एडवोकेसी रोल में उसने इजाजत दी तो है, लेकिन लिमिटेड, कि नॉट अलाउड इफ मटेरियल अमाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। जैसे एससीसी को कोई रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, ठीक है, उसमें ये कोई एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल नहीं होगी, ये परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वही सेफगार्ड सेपरेट टीम होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर होने चाहिए। एक्टिंग इन एडवाइजरी रोल, एडवाइजरी रोल में चूंकि एग्जाम डिफरेंट नेचर की एडवाइसेस हो सकती हैं, जैसे लीगल इंप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवाइजिंग ऑन लीगल इंप्लीकेशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, एडवाइजिंग असिस्टिंग क्लाइंट्स इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट। तो इसमें थ्रेट डिपेंड करता है एग्जैक्ट नेचर के ऊपर। ठीक है, जनरल काउंसिल में मैक्सिमम थ्रेट है, वो स्टेट अवे रिफ्यूज। जो एडवोकेसी है उसमें वो कहता है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें भी अमूमी तौर पे थ्रेट राइज होता है। हाँ, मटेरियल है तो प्रोवाइड नहीं करना, इमटेरियल तो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो एडवाइजरी सर्विसेज है इसमें ज्यादा सिचुएशंस पॉसिबल हैं, इसकी एग्जांपल ज्यादा है, तो इसमें थ्रेट डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। इसमें वो कहता है मैं आपको सिंगल रूल नहीं बता सकता। देखिए, जनरल काउंसिल में सिंगल रूल बताया, एडवोकेसी में सिंगल रूल बताया, एडवाइजरी में वो कह रहा है एडवाइस किस चीज के ऊपर आप दे रहे हैं उसमें डिपेंड करता है। फैक्टर्स क्या होंगे? मटेरियलिटी, कंप्लेक्सिटी, डिग्री ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व। जितनी ज्यादा थ्रेट उतना ज्यादा। अगर तो अलाउड है, यानी थ्रेट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर आप टीम सेपरेट और एप्रोप्रिएट रिव्यू के साथ काम चला सकते हैं। क्लियर हुई बात? फर्क समझ आया? लीगल सर्विसेज में कितने उसने में क्लासिफिकेशन की है? जनरल काउंसिल की, एडवोकेसी थ्रेट की, एडवाइजरी की। जनरल काउंसिल यानी कि परमानेंट क्लाइंट का जो है लीगल एडवाइजर बनना डिसअलाउड, और एडवोकेसी, ठीक है, इसमें मटेरियल है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें एडवोकेसी में क्या करते हैं हम? ऑफ एंड ऑन क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में किसी केसेस में, और या सम टाइम कुछ लीगल मैटर्स के ऊपर, जैसे फर्ज कीजिए दो पार्टीज के दरमियान में डिस्प्यूट है, तो हम अपने क्लाइंट को उन थर्ड पार्टी के, जैसे किसी आर्बिट्रेटर के सामने रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो भी एडवोकेसी थ्रेट। और एडवाइजरी में उसने ये हमें एग्जांपल दे दी। इसमें एक चीज आप नोट कीजिए एडवाइजरी के एग्जांपल में, क्या कि मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर एडवाइस दे रहे हैं आप, मर्जर एंड एक्विजिशन कर नहीं रहे, उसका लीगल इंप्लीकेशंस बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टैक्स कंसल्टेंट से पूछते हैं ना कि भैया जरा बताइए कि अगर हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, इस तरीके से करें तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लॉयर से हम लीगल उन्हीं मैटर्स के ऊपर हम लॉयर से भी पूछ सकते हैं कि बताइए इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या पूरी करनी पड़ेगी हमें। सेक्शन 609 रिक्रूटमेंट सर्विसेज। रिक्रूटमेंट सर्विसेज क्या है? क्या है बताइए, एक्सप्लेन करें, कहना क्या चाह रहा है? एम्प्लॉइज अपॉइंट करना। अच्छा, अगर हम सीएफओ क्लाइंट के लिए एम्प्लॉइज अपॉइंट करते हैं, ये अच्छा नहीं है, क्लाइंट को सीएफओ चाहिए, और हम उन्हें वो कहते हैं हमसे यार भाई आप, क्योंकि सीएफओ फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है, आप भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एक्सपर्ट है, तो हमारी निस्बत हम में तो देखिए हम जो डायरेक्टर्स हैं, लेकिन हम में कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं है, हम वैल्यूएट तो नहीं कर पाएंगे। हम उसे इंटरव्यू लेके जनरल नेचर के क्वेश्चन तो पूछ सकेंगे, आईएफआरएस के जो कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स या स्टैंडर्ड्स हैं इनके बारे में तो नहीं पूछ सकेंगे, तो आप हमें सीएफओ अपॉइंट करके दे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्लाइंट हमसे ये कहता है मेरे लिए एक अच्छा सा एम्प्लॉय चुन दीजिए, क्या प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या प्रॉब्लम क्या बताइए? कल कला को फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा, ठीक है, और फैमिलियरिटी थ्रेट किस वजह से होगा? जाहिर जिस बंदे को अपॉइंट करेंगे हमारे थ्रू जाएगा वो हमारा शुक्रगुजार होगा, और हो सकता है हम अपनी ही फर्म के किसी जो एम्प्लॉय है उसको अपॉइंट करवा दें, या फर्म का या ऐसा पर्सन जो फर्म का ट्रेनर है, तो फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा इससे, ठीक है। और क्या जनरल रूल आपको पता है कि मैनेजमेंट
कि डिसीजन हमने नहीं करने, मैनेजरियल डिसीजन हमने नहीं करने। अगर एम्प्लॉय का जो क्लाइंट का एम्प्लॉय हम फाइनल कर रहे होंगे, मैनेजरियल डिसीजन होगा, कल कल आके वो गलती करता है, फ्रॉड करता है, कौन पकड़ा जाएगा? पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में थ्रेट अराइज होता है। एग्रीड? कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सर्विसेज बता रहा है। एग्जांपल ऑफ सर्विसेज क्या हो सकती हैं रिक्रूटमेंट सर्विसेज? अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि ये सारी की सारी अलाउड हो। ये कह रहे हैं ये वो एग्जांपल्स है जो प्रोवाइड की जा सकती हैं या क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है। हमने वैल्यूएट करना है कि किस सिचुएशन में थ्रेट कम है, किस सिचुएशन में थ्रेट ज्यादा है। एग्जांपल्स का मतलब अलाउड नहीं समझिएगा। कुछ इनमें सर्विसेज अलाउड होंगी, कुछ अलाउड नहीं होंगी। डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, डेवलपिंग प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स। हालांकि कैंडिडेट सेलेक्ट हम नहीं करते। रिव्यूइंग क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, इसमें तो थ्रेट राइज नहीं होता। हमने देखना कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किस फॉर्म से आर्टिकल किए हैं, वगैरह वगैरह। इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स और एडवाइजिंग क्लाइंट ऑन कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंस। कहीं पे ये नहीं है अपॉइंट करना, वही करेगा। इसमें भी हो सकता है कि वो ये जो कहना कि ये जो सिलेक्टिंग क्राइटेरिया प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स, ये आप ना करें क्योंकि ये रिस्की है। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करने में या क्वालिफिकेशन को रिव्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने में भी किसी हद तक थ्रेट अराइज हो सकता है क्योंकि इसमें हम बायस हो सकते हैं। तो इसमें बेहतर है कि क्लाइंट के एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व हो इंटरव्यू में। फैक्टर्स इन इवैल्यूएटिंग थ्रेट, नेचर ऑफ असिस्टेंस रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट, कि किस तरह की असिस्टेंस रिक्वेस्ट की है उसने। अगर वो कहता है सर आप ऐसा कीजिए, हमें ये एप्लीकेशंस हैं, 20 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, शॉर्टलिस्ट कर दीजिए कोई 4-5, तो वो हो सकता है हम करते हैं। अगर वो कहे कि पॉइंट कर दें, वो नहीं करेंगे। रोल ऑफ इंडिविजुअल टू बी रिक्रूटेड, क्या वो आपके वाली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? जाहिर है सीएफ हमको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही पॉइंट करने के लिए कहा जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय पॉइंट करने के लिए कहा जाता है जो अनरिलेटेड है, उसके बाद सीएफ हम ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपने शायद अखबार में इश्तिहार देखे हो कि कोई एक फॉर्म इश्तिहार देती है, लेकिन हायरिंग अपने लिए नहीं कर रहे, वो अपने किसी क्लाइंट के लिए समटाइम कर रहे होते हैं। तो रोल ऑफ इंडिविजुअल टू बी रिक्रूटेड, अगर वो जिस क्लाइंट जिस एम्प्लॉय को अपॉइंट करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड उसकी कोई पोजीशनिंग होगी, जॉब होगी, उसमें थ्रेट ज्यादा होगा। एनी रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैंडिडेट एंड फर्म, उनका आपस में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे फर्स्ट कीजिए हम एप्लीकेशन रिव्यू कर रहे हैं और पता चले एप्लीकेशन हमारे ही किसी पास कोलीग की तरफ से आई हुई है या हमारी ही फर्म का है, तो हो सकता है कि प्रेफरेंस उसके लिए ज्यादा हो हमारी फर्म से जिसने आर्टिकल्स किए हैं, फर्म ने सेलेक्ट करना है तो इसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाए। क्लाइंट असाइंस ए कंपिटेंट एम्प्लॉय एंड मेक्स मैनेजमेंट डिसीजन, अगर वो क्लाइंट ये कर रहा है तो उसका मतलब है थ्रेट कम होगा। प्रोहिबिशन, मना क्या है? फर्म शैल नॉट एक्ट एज नेगोशिएटर ऑन ऑडिटेड क्लाइंट्स बिहाफ। फर्म टर्म्स एंड कंडीशन, जॉब जो रिम्यूनरेशन वगैरह पैकेज, वो एग्री नहीं करेगी, नेगोशिएटर नहीं बनेगी। फर्म शैल नॉट सर्च फॉर कैंडिडेट, फर्म खुद कैंडिडेट सर्च नहीं करेगी। ठीक है, यानी ये नहीं है कि जी क्लाइंट कहे जी अच्छा सर कोई सूटेबल पर्सन बताइए और फर्म कहे अच्छा हम आपको हफ्ते के बाद 2-3 पर्सन बताते हैं, नहीं। हाँ, एडवर्टीजमेंट करना, उसमें तो जाहिर है डिफरेंट एप्लीकेशंस आ सकती हैं, उसमें जितनी एप्लीकेशंस आएंगी वो हम क्लाइंट के सामने रख देंगे। क्लाइंट अगर कहेगा कि इसमें से कुछ क्राइटेरिया वाइज बता दीजिए, रैंकिंग कर दीजिए कि कौन से हाईली क्वालिफाइड है, कौन से कंपैरेटिवली क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाइज कम है, वो काम हम कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट को ये जिम्मेदारी नहीं हमने क्लाइंट से लेनी कि सर आपको बंदा हम खुद ढूंढ के देते हैं। अखबार में इश्तिहार देना, जो सीवी आएंगी उनकी लिस्टिंग बनाना और क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्चिंग नहीं समझा जाएगा क्योंकि इसमें थ्रेट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। थ्रेट किस में होगा कि हम अखबार में इश्तिहार दिए बगैर कोई सूटेबल कैंडिडेट्स को सर्च करके क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करें, उसमें बायस होने का रिस्क ज्यादा है, उसमें थ्रेट ज्यादा है। फर्म शैल नॉट अंडरटेक रेफरेंस चेक फॉर पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉइज इन पोजीशन टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, यानी कोई रेफरेंस चेक नहीं करेगी। रेफरेंस चेक का मतलब क्या है कि इवैल्यूएट करना कि पर्सन इसकी हिस्ट्री ठीक है, कोई पास में गड़बड़ तो नहीं की। ये काम हमने क्यों नहीं करेंगे भला? ये जिम्मेदारी वाले काम है। कल को अगर वो पैसे कोई गलती की, उसने फ्रॉड किया, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इनके अलावा बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसने नेगेटिव लिस्ट दे दिया लेकिन पॉजिटिव लिस्ट नहीं दी, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव लिस्ट तकरीबन समझिए ये है। ठीक है, ये वो काम है, इसमें थ्रेट राइज होता है सेलेक्टिंग कैंडिडेट में। ये वो काम है जो हम कर सकते हैं, ये एडवाइस कर रहे हैं, हम डिसाइड नहीं कर रहे, और ये वो टास्क है जो हम नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा रिक्रूटमेंट का काम है जो हम कर सकते हैं, थ्रेट तो उसमें भी राइज होगा। वो थ्रेट क्या है? सेफगार्ड कैसे? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ आया इसका? रिक्रूटमेंट सर्विसेज में उसने क्या बताया कि कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं ऐसी कि जो हम रिक्रूटमेंट सर्विस, क्लाइंट को कोई एम्प्लॉय हायर करना है और हम क्लाइंट को फैसिलिटेट कर सकते हो? हिस्ट्री चेक करें, बैकग्राउंड सर्च करना है, वो तो उसने स्ट्रिक्टली मना किया ना, वो तो सीधा मना किया, ये नहीं कर सकते। उनके बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन रिव्यू कर सकते हैं, शाबाश, इंटरव्यू कर सकते हैं। और कौन सा काम नहीं कर सकते? सेलेक्ट नहीं कर सकते, शाबाश, डिसीजन नहीं। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट सर्विसेज के बाद है कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज में भी बहुत सी सर्विसेज आती हैं। इसकी एग्जांपल यूं समझिए, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्लाइंट को फंडिंग रिक्वायर्ड है,
क्लाइंट हमारे पास आके कहता है सर आप तो प्रोफेशन में डिफरेंट बैंक्स के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, आपको बैंक की पॉलिसीज वगैरह का भी अंदाजा होगा, डिफरेंट क्लाइंट से आपके इंटरेक्शन होता है, हमने लोन लेना है, बताइए कौन सा बैंकर है जिससे हम अप्रोच करें और वो हमें जल्द से जल्द और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में फैसिलिटेट कर सके। अगर इस तरह की एडवाइस हम क्लाइंट को देते हैं, ये कौन सी एडवाइस होगी? कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। उसने एग्जांपल दिए, असिस्टिंग इन रेजिंग फंड, ये मैंने आपको छोटी एग्जांपल दी। हो सकता है बड़ी एग्जांपल के तौर पे हम क्लाइंट के अंडरराइटर के तौर पे काम कर रहे हो, या क्लाइंट को हम कोई ऐसा प्राइवेट इन्वेस्टर ढूंढ के दे रहे हो जो उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट करे। सीए फर्म्स के लिंक्स होते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर के साथ उनकी हेलो हाय हो सकती है, इसमें थ्रेट ज्यादा होगा। ठीक है, क्या सर्विसेज क्या है? एग्जांपल। अच्छा, ये जिस याद रखिएगा एक रूल, इस सेक्शन 600 में जितनी उसने एग्जांपल्स दिए ना, वो एग्जांपल्स आपने खास तौर पे समझने हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि वो इन्हीं एग्जांपल में से केस बनाएगा। क्या बोला मैंने? हाँ, तो आपने क्या करना है फिर? इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 600 पढ़ते हुए जो एग्जांपल्स दी गई हैं, एक एक एग्जांपल को आपने अंडरस्टैंड करना। असिस्ट इन रेजिंग फाइनेंस, असिस्ट क्लाइंट इन डेवलपिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मर्जर वगैरह के बारे में एडवाइस करना। आइडेंटिफाइंग टारगेट टू एक्वायर, टारगेट कंपनी, किस कंपनी को एक्वायर करना चाहिए, कौन से शेयर मार्केट में बाय करने चाहिए। आइडेंटिफाई एडवाइजिंग ऑन डिस्पोजल ट्रांजैक्शन, ठीक है, किन एसेट्स को डिस्पोज करना है। रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, रीस्ट्रक्चरिंग फेज में एडवाइस करना, मर्जर में एडवाइस करना, वो जो हमने ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट स्टडी की थी ना, तो वो स्टैंडर्ड, वो तो हमने टॉपिक में ये सीखा था कि ड्यू डिलिजेंस में किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है। यहां पे क्या बता रहा है आपको? वो एक चूंकि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी है, तो उसमें थ्रेट राइज होता है। ठीक है, काम करना कैसे है वो ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट सीखा, वो काम करेंगे तो थ्रेट क्या राइज होगा वो यहां सीख रहे हैं। सेल्फ थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। फैक्टर्स इन वैल्यू एडिंग थ्रेट, वो आपको पता है रूटीन वाली है, मटेरियल है, जजमेंट इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी है, तो थ्रेट ज्यादा होगा। प्रोहिबिशन क्या है? फर्म प्रोमोटर या अंडरराइटर के तौर पे काम नहीं करेगी क्लाइंट के शेयर्स हैं। क्लाइंट अगर अपने शेयर इशू करने हैं, उनके प्रमोशन नहीं करेगी। और इट्स इफेक्टिवनेस ऑफ एडवाइस डिपेंड्स its effectiveness of advice depends on particular accounting treatment and audit team has reasonable doubts on appropriateness of accounting treatment। ये कहना क्या चाह रहा है कि आपने कोई भी ऐसी फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो और उसकी वैल्यूएशन, उसकी मेजरमेंट किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती हो और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आपको डाउट हो कैसा होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एग्जांपल रखता हूं इसकी, ड्यू डिलिजेंस के। क्लाइंट ने एक कंपनी को एक्वायर करना है, आपको एंगेज किया, सर इसकी शेयर वैल्यूएशन कर दीजिए, ठीक है, कि हमें किस प्राइस पे इसको बाय करना चाहिए। ये ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट है। आप इसको ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके मुताबिक परफॉर्म करेंगे। क्लाइंट के सामने वैल्यूएशन रख दी, क्लाइंट बार्गेनिंग करेगा। क्या आप क्लाइंट के बिहाफ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं? क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं? क्लाइंट के बिहाफ नहीं करते, क्लाइंट बार्गेनिंग करेगा। डील डन हो गई। फर्स्ट कीजिए हमने कहा था 100 मिलियन वैल्यू है, क्लाइंट ने डन किया 120 मिलियन की गुडविल अराइज हो गई। अब ये जो काउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी गुडविल को ट्रीट कैसे करना, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा। अब आप इसमें इन्वॉल्व हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये काउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है शेयर की वैल्यूएशन, जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन के ऊपर। अगर आपकी वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम है तो क्या ये गुडविल की रिकॉग्निशन को इफेक्ट करेगा? तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है आपने ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है। यानी असल में तो अब आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है, देखें कंफ्लिक्ट कहां पे राइज हुआ। आपने जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बना के दी क्लाइंट को, सर ये इस प्राइस पे बाय कर लें, इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है उन शेयर्स की वैल्यू क्या है, उन एसेट्स की वैल्यू क्या है जो ड्यू डिलिजेंस में एक्वायर किए गए। कल कला को फर्ज कीजिए अगर पता चलता है कि एसेट्स की वैल्यू कम है, जरा सोच के मुझे बताइए, क्या आप क्लाइंट को एडवाइस करेंगे कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कहता है कि अब जो आपकी गुडविल है ना उसको हमने फर्ज कीजिए कि रिवर्स करना है, या हमने जो एसेट्स की वैल्यूएशन की थी वो वैल्यूएशन असल में तो कम थी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया, नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कह रहा है ऐसी सिचुएशंस को आपने अवॉइड करना है। इनडायरेक्टली इस सिचुएशन को अलग से भी वैल्यूएशन सर्विसेज में भी कहता है। वैल्यूएशन सर्विस याद है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसमें इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यूएशन की एग्जांपल थी। इसमें वो जो बड़े लेवल के ऊपर एग्जांपल दे रहा है, इसमें लेवल ऑफ थ्रेट ज्यादा है। एग्जांपल कौन सी एग्जांपल फिर से पढ़ लीजिए। असिस्टिंग इन रेजिंग फाइनेंस, यानी क्लाइंट के लिए कोई इन्वेस्टर ढूंढना या किसी बैंकर सजेस्ट करना कि किस बैंक के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। असिस्ट क्लाइंट इन डेवलपिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, क्लाइंट जैसे एक्सपेंशन या ग्रोथ की स्ट्रेटजी, किस जगह पे ब्रांच ओपन करनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग टारगेट टू एक्वायर, टारगेट कंपनीज, बताना किस कंपनी के शेयर हासिल करने चाहिए, किस कंपनी को बाय करना चाहिए, ये वो ड्यू डिलिजेंस से रिलेट करता है। एडवाइजिंग ऑन डिस्पोजल, एसेट्स को कैसे डिस्पोज करना है, किन एसेट्स को डिस्पोज करना है, प्रोवाइडिंग रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइसेस। क्लियर? कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज समझ आया? अच्छा यहाँ पे रुके, पहले मुझे ये बताइए अभी तक हमने कौन कौन सी सर्विसेज स्टडी कर ली है, ये एंड हो गया हमारा। कौन कौन सी सर्विस, जरा ब्रीफ ओवरव्यू मुझे दे सकते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी सर्विसेज पढ़ी?
600 काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। क्विक रिव्यू लेते हैं, रिकैप करते हैं। उसमें हमने क्या स्टडी किया था? काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो रूटीन नेचर के मैकेनिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, डाटा एंट्री वगैरह कर सकते हैं, क्लाइंट ट्रांजैक्शन अप्रूव करे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन से हम जनरल लेजर ट्रायल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के डाटा जो है किसकी तरफ से है? क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, मैनेजरियल डिसीजन खुद नहीं करना है। सेफगार्ड में क्या पढ़ा था? टीम सेपरेट होनी चाहिए। काउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बाद नेक्स्ट सर्विस कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव। वो कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर का मतलब क्या? रिकॉर्ड कीपिंग करना, ठीक है, जनरल, यहाँ हिसाब किताब रखना, फाइलिंग का, क्लाइंट को रिमाइंड करवाते रहना कि आपकी डेडलाइन इस जो है स्टैट्यूटरी फाइलिंग की डेडलाइन ये आ रही है, आपने इस डेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एससीसीपी को भिजवानी है, इस डेट के ऊपर रजिस्ट्रार को भिजवानी है, इस स्टेज के ऊपर आपने मेंबर्स की एजीएम कंडक्ट करवानी है वगैरह वगैरह। इसमें किसी किस्म का थ्रेट होता है कोई? क्योंकि हम सिर्फ रिमाइंडर मैसेज दे रहे हैं, हम वो एक्टिविटी खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्विस कौन सी थी? वैल्यूएशन सर्विसेज। इसमें देखिए ये टैक्स वैल्यूएशन से डिफरेंट है, याद है टैक्स वाला हमने स्टडी किया था, ठीक है। टैक्स वैल्यूएशन में भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, लेकिन इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट की सिग्निफिकेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली उन एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यूएशन कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में इंक्लूड हो रही होंगी। तो क्या वैल्यूएशन सर्विसेज हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? इसमें लिस्टेड अनलिस्टेड को उसने सेग्रीगेट किया या नहीं किया? तो लिस्टेड कंपनी के लिए वैल्यूएशन सर्विसेज की इजाजत बिल्कुल ही नहीं है। क्या ये मटेरियल के केस में है? केस में है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना है आपने, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज नहीं करना। और अगर अनलिस्टेड क्लाइंट है तो मटेरियल, अगर सिर्फ मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर सिर्फ सब्जेक्टिव है वैल्यूएशन वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और लेकिन अगर मटेरियल एंड सब्जेक्टिव दोनों है। नेक्स्ट सर्विस कौन सी थी? टैक्स सर्विसेज। हमने डिफरेंट उसकी टाइप स्टडी की थी, याद है, जिसमें टैक्स रिटर्न था, इसमें अमूमी तौर पे कोई थ्रेट राइज नहीं होता। फिर इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन, इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अमाउंट रिप्रेजेंट हो रही होंगी। और सर्विस कौन सी? फिर इसके बाद टैक्स प्लानिंग, ठीक है, और इसके अलावा था रेजोल्यूशन, टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी, और एडवोकेसी, एडवोकेट करना क्लाइंट को डिफरेंट केसेस में, इनमें भी थ्रेट राइज होता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी राइज होता है, एडवोकेसी थ्रेट भी राइज होता है। तो क्या बताया था उसने? क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को टैक्स डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने में? थ्रेट तो राइज होता है, ठीक है, क्या ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? तो देखें क्या लिखा है, थ्रेट को वैल्यूएट करेंगे। सेफगार्ड क्या होंगे? टीम डिफरेंट टीम्स होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करें, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड सेफगार्ड है जी भाई। प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते टैक्स डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में? नहीं, कुछ नहीं, कोड ऑफ एथिक्स से ढूंढ के बताएं ना, नोट से क्या। चलिए नेक्स्ट सर्विस कौन सी थी? इंटरनल ऑडिट सर्विस में हमने क्या स्टडी किया था कि कुछ सर्विसेज हम ऐसी हैं जो कि हम हमें वो कहता है कि प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो उसने लिस्ट दी थी वो पॉजिटिव लिस्ट थी या नेगेटिव लिस्ट थी इंटरनेट में, कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर, कौन सी नहीं कर सकते? क्लाइंट का जो स्टाफ है उसको हम सुपरवाइज नहीं कर सकते, ट्रेन नहीं कर सकते, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी ये हमने डिसाइड नहीं करना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि उनका डिपार्टमेंट जो है वो हम खुद एस्टैब्लिश करके उसको दे, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। पॉलिसी हमने कौन सी रिकमेंडेशन उन्होंने अडॉप्ट करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, हमारी कौन सी रिकमेंडेशन नहीं करनी है वो डिसीजन करना। और इसी तरह आईटी सर्विसेज, उसमें उसने कौन सी एग्जांपल दी थी कि जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिनमें कोई थ्रेट अमूमी तौर पे राइज नहीं होता? कौन सी सर्विसेज जो अनरिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, रिलेटेड टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो, जो किसी और ने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है, या ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर अगर क्लाइंट बाय करके उसको इंस्टॉल करता है, उसमें हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारा बनाया हुआ नहीं है। अगर हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है फिर हम आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उसको वैल्यूएट करने के लिए, उसके इंप्लीमेंटेशन में। और अगर हमारा बनाया हुआ है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करता तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है तब वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेट सिग्निफिकेंट है। और नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी थी सर्विस? लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस और लीगल सर्विसेज। इन दोनों लिटिगेशन क्या होती है कि जैसे कोई डिस्प्यूट हो पार्टीज के दरमियान में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है। इसमें अमूमी तौर पे डैमेजेस कैलकुलेट करते हैं, वो याद है, वो आपने शायद बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस की कैलकुलेशन होती है। तो क्या हम लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? पक्का? इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है कि नहीं होती? अच्छा, नेक्स्ट लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज में हमें डिफरेंट टाइप्स बताई थी, 3 एग्जांपल उसने कौन कौन सी दी थी? जनरल काउंसिल, एडवोकेसी, एडवाइजरी। जनरल काउंसिल बिल्कुल नहीं रॉन्ग कर सकते, एडवोकेसी में भी थ्रेट राइज होता है और एडवाइजरी में भी। एडवाइजरी में उसने हमें मजीद एग्जांपल्स दी थी। एडवाइजरी की क्या एग्जांपल है लीगल एडवाइजरी की? क्लाइंट के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। क्लाइंट को एडवाइस करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पे, जैसे मर्जर या बिजनेस कॉम्बिनेशन पे एडवाइस करना। तो क्या ये लीगल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने ऑडिट क्लाइंट को? थ्रेट कौन सा राइज होगा? सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट भी होगा। नेक्स्ट कौन सा था सिचुएशन?
रिक्रूटमेंट सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सर्विसेज में आपको पता है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं। अल्टीमेट डिसीजन हमने नहीं करना। रिक्रूटमेंट सर्विस में अल्टीमेट डिसीजन क्या होता है? अपॉइंटमेंट का। और इसके अलावा रेफरेंस चेक का काम भी हमने नहीं करना एम्प्लॉय का। तो क्या कर सकते हैं? इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग, और इसके अलावा उनकी क्वालिफिकेशन का रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन स्टिल इसमें भी थ्रेट राइज होगा। अलाउड सर्विसेज में भी थ्रेट राइज होता है। क्या थ्रेट राइज होगा? हो सकता है आपके बैचमेट, आप रिव्यू कर रहे हैं, आपके बैचमेट के सीवी आ गई, बायस हो सकते हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो सकता है, उसको पॉइंट कर दिया तो सोशल और मॉरल प्रेशर अलग होगा, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए सिफारिश दिलवाई जाएगी, बिल्कुल। तो तो इसमें थ्रेट, तो इसमें सेफगार्ड क्या है? एक तो ये सर्विसेज जो जिनमें सब्जेक्ट जो डिसीजन मैनेजरियल डिसीजन वाली वो हमने प्रोवाइड नहीं करनी। इसके अलावा टीम सेपरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज, ठीक है, इसमें भी उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। थ्रेट राइज होता है इसमें भी। कुछ सर्विसेज उसने क्लियरली प्रोहिबिट कर दी हैं, जैसे अंडर राइटिंग की, ठीक है, प्रमोशन ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स मना किया, प्रमोशन शेयर मना किया है। और ऐसी सर्विसेज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होंगी और आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस किसी काउंटिंग ट्रीटमेंट में डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, काउंटिंग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हुए आपके जहन में ये भी होगा कि मैं ऐसा काउंटिंग ट्रीटमेंट एडवाइस करूं जिससे जो मैंने फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड की है ना वो भी इफेक्टिव साबित हों। तो फिर आप वही जो ड्यू डिलीजेंस पे गुडविल राइज हुई है उसी को राइट ऑफ करने की सजेशन देंगे? नहीं, मतलब वो कहेगा अच्छा इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए ड्यू डिलीजेंस में हमें करके दिया। जी क्लियर? अब इसकी एग्जांपल्स को आपने समझना है। डन? चलिए ऐसा करते हैं, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सेक्शन 300। ठीक, चलिए पॉज कीजिए। चलिए अब अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, ये सेक्शन 300। अच्छा, सेक्शन 300 आपको सेक्शन 600 की निस्बत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें कंसेप्ट है। सेक्शन 600 में कंसेप्ट नहीं है, मतलब लिस्ट है कि भाई ये सर्विस है, ये इस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये इस तरह की लिस्ट है, थ्रेट है। तो कंसेप्ट जो है उसमें कम है। लेकिन जो सेक्शन 300 हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं और अच्छे कंसेप्ट्स भी हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सेक्शन 600 में आपने एक चीज का ध्यान रखना है। एक तो मैंने आपको एडवाइस किया ना, एग्जांपल्स पढ़नी है। दूसरा, इसमें जो थ्रेट्स हैं और जो सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स हैं और इवन जो सेफगार्ड हैं वो आप याद ना, समझिए जरूर, याद नहीं करने आपने, वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो आप चूंकि एक एक करके पढ़ रहे हैं ना, तो आपको फौरी तौर पर अगर पूछा जाएगा थ्रेट वो आप बता देंगे, आपसे सेफगार्ड पूछा जाएगा वो आप बता देंगे। लेकिन जब आप आखिरी दिनों में रिवीजन कर रहे होंगे ना सारे टॉपिक्स की, उस वक्त अगर आपसे किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पूछा जाएगा ना, तो आपको एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में फर्क नहीं बता पाए। हो सकता है उस वक्त लिटिगेशन, स्पोर्ट्स सर्विस और लीगल सर्विसेज में भी फर्क आपको ना ध्यान में बैठे, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने जो एग्जाम में अगर इनमें कोई सर्विस दे के आपसे पूछता है ना इस सिचुएशन में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी 600 की कोई भी, आपने उस वक्त कोड ऑफ एथिक्स में से देख के थ्रेट, सेफगार्ड और फैक्टर, सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स कोड ऑफ एथिक्स से देख के लिखने हैं, खुद से मेमोरी की बेस पे नहीं लिखने। ये बात समझ गए? तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेरा आप इस काबिल हो ही गए हैं इतने कोड ऑफ एथिक्स के लेक्चर के बाद कि आपको पता चल गया कि कौन सा कंसेप्ट पे पहुंचने के लिए किस जगह पे डिस्कस हुआ। तो इसके लिए मैंने आपको 3 पेजेस बताए थे, याद है, कोड ऑफ एथिक्स के, ठीक है। तो उसमें लिस्ट है, लिस्ट को देखिए और उस जगह पे पहुंचिए। अब बहरहाल चले, जो हम सेक्शन कवर करने जा रहे हैं वहां सेक्शन 300 में सबसे पहले हमें क्या बताता है, वो कहता है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके ये 5 फंडा, ये थ्योरी है कोड ऑफ एथिक्स की पहले, कि ये इसके फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है 5, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर बताता है थ्रेट्स, कि इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थ्रेट्स कौन कौन से फेस करना पड़ सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस को रोके। वो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। सॉरी, रिवर्स, चाय नहीं पिलाई आज, इधर का उधर निकल गया हूं फिर से। ना ना ना, अब थ्रेट नहीं, अब सेक्शन 300 स्टार्ट। सेक्शन 300 में क्या बताता है, प्रिंसिपल्स और उसके बाद थ्रेट्स। प्रिंसिपल भी 5, थ्रेट भी 5। प्रिंसिपल कौन से, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। थ्रेट कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब ये इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, ये तो आपको पता ही होंगे ना। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स को रीड कर लीजिए, उसने सेक्शन 110 से 115 में एक एक करके इन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया हुआ। लेकिन वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, सीफएफ में कभी नहीं पूछेगा कि मुझे इनको एक्सप्लेन करके दो थ्रेट, नहीं, एप्लीकेशन पूछेगा। एप्लीकेशन इसकी आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये वो है जो मैं आपसे कह रहा था कि 300 सीरीज में सबसे अहम जो है, 3 चीजें अहम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गिफ्ट्स और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, वायलेशन ऑफ लॉ। उसमें भी ये सबसे अहम 300, ठीक है। और ये इसलिए भी ज्यादा अहम है कि समटाइम ऐसा होता है कि आई कैप सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पूछ लेता,
वो सिचुएशन डिस्कस यहाँ पे भी होता है इस पैराग्राफ में, इस सेक्शन में, लेकिन स्टूडेंट इसे कहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं 400, 500, 600 में। कह रहा है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, फर्ज कीजिए मैं एक फर्म, ये क्लाइंट, एक क्लाइंट ये, एक क्लाइंट ये। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिस पे इन दोनों का आपस में डिस्प्यूट है और फर्म को कहा जाता है कि आप इस डिस्प्यूटेड चीज के ऊपर कोई सर्विस प्रोवाइड करें। अब इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जब एक पार्टी का भला करें, दूसरी पार्टी का नुकसान हो रहा हो, इसे कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक का भला करें और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब सीएफएम के दो क्लाइंट्स हैं और दोनों का आपस में डिस्प्यूट है, तो ये क्या हो गया? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए सीएफएम को किसका साथ देना चाहिए? किसी का भी नहीं। लेकिन अगर वो किसी एक के साथ भी एसोसिएट होते हैं तो दूसरे के जहन में ये आ सकता है कि शायद मेरे अगेंस्ट कोई प्लानिंग हो रही है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी एग्जांपल, एक तो ये ना कॉमन कि दो लोग आपस में उनका कंफ्लिक्ट हो और हम उन दोनों को सर्व कर रहे हो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी क्या है? एक ही क्लाइंट है और मैं फर्म, ठीक है, और किसी एक चीज को लेके हम दोनों का आपस में कोई इख्तिलाफ है, यानी क्लाइंट का सीएफएम के साथ कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की दो किस्में हो सकती है, नंबर 1 बिटवीन टू क्लाइंट्स और नंबर 2 बिटवीन वन क्लाइंट एंड फर्म। आगे इसके एग्जांपल्स आएंगे। जैसे बिटवीन टू क्लाइंट्स क्या है? ये भी क्लाइंट, ये भी क्लाइंट, इस कंपनी के शेयर सेल हो रहे हैं, ये कंपनी भी खरीदना चाहती है, कंपनी जी के शेयर सेल हो रहे हैं, कंपनी ए भी खरीदना चाहती है, कंपनी बी भी। कंपनी ए ने बोला फर्म को, ए फर्म तुम मेरे लिए, मैं इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, तुम इसकी शेयर वैल्यूएशन तो करके दो, ड्यू डिलिजेंस करके दो। अच्छा, यहां पे अभी थ्रेट राइज नहीं हुआ। दूसरा कंसेप्ट, ये कंपनी बी भी आ गई, इसने कहा सर मैं भी इस कंपनी को कंपनी जी के शेयर एक्वायर करना चाहती हूं, मुझे भी वैल्यूएशन करके दे। अब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हुआ, क्योंकि दोनों हमारे क्लाइंट सेम कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं। हो सकता है हम इस कंपनी को शेयर प्राइस जो दें और इस कंपनी को शेयर प्राइस दें वो डिफरेंट हो। अगर हम चाहते हैं ये कंपनी खरीदे तो इसको शेयर प्राइस हम कम वैल्यू करके दे देंगे, उसको शेयर प्राइस जो है वो 20% ज्यादा दे देंगे ताकि ये बारी कीमत सुन के भाग जाए। ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो क्लाइंट का आपस में हो सकता है। फर्म का भी हो सकता है, जैसे फर्म का एक पार्टनर है, उसकी स्पाउस के शेयर्स है एक कंपनी में, और कोई दूसरा क्लाइंट, एग्जांपल जरा गौर से सुनिएगा, फर्म का पार्टनर, उसके स्पाउस, वाइफ के शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में, कंपनी के हालात खराब है, इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है। अब कोई दूसरा क्लाइंट आया हमारे पास और हमें कहता है सर आपसे कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज चाहिए। कौन सी सर्विसेज? कॉर्पोरेट। मैंने कहा कौन सी कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विस? मैंने कहा सर हमारे पास सरप्लस फंड है, जरा बताइए हम कहां पे इन्वेस्ट करें। मैंने कहा अच्छा ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया? हो सकता है अपने वाइफ के जो इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए क्लाइंट को, इस कंपनी को गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा दी जाए। कंफ्लिक्ट आ गया, ये भी है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकता है। इसमें थ्रेट कौन सा राइज होता है? ऑब्जेक्टिविटी एंड अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल, केस टू केस वेरी करेगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, ये समझने वाली बात है, कब क्रिएट होता है? व्हेन टू और मोर क्लाइंट्स हैव इंटरेस्ट, यानी जैसे दो कंपैरेटर क्लाइंट हो, उनका आपस में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और इंटरेस्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कंफ्लिक्ट विद इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्लाइंट के साथ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू क्लाइंट फॉर ए कंपनी इन विच स्पाउस हैज इंटरेस्ट। भाई समझ आ गया? अच्छा, मुझे एक आपके सामने एक एथिकल इशू रखता हूं, आप मुझे इसके ऊपर एडवाइस कीजिएगा। कोक और पेप्सी दो कंपैरेटर्स कंपनी है, क्या दोनों का ऑडिट एक सीएफएम को करना चाहिए? एक ही सीएफएम को क्यों नहीं करना चाहिए? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे राइज होगा? क्यों राइज होगा? जस्टिफाई करवाएं। शाबाश, एक लफ्ज में आपकी बात को समराइज करा, पहुंच गए आप। कॉन्फिडेंशियलिटी, एक कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी मूव हो सकती है, और ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हो सकता है सप्लायर के साथ किस टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वगैरह वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एम्प्लॉइज, सीएफओ की क्या सैलरी है, ये ना हो कि उससे हायर सैलरी ऑफर कर दे। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है, एग्री करते हैं इससे। इसका मतलब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इंटेग्रिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ कुछ केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट भी राइज हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल भी वायलेट हो सकता है। बिल्कुल, कंपटीशन है कितना इंटेंस, एग्जैक्टली है। उसे एग्जांपल्स में एक दो एग्जांपल भी इस तरह की इंटेंस कंपटीशन की भी बात आ गई, एग्जांपल याद आ गई। उसने दो एग्जांपल दिए इसमें, आप बताएं फैसला कीजिएगा दोनों में से इंटेंस कौन सी है। पार्टनरशिप है, दो पार्टनर्स हैं, अब फैसला हुआ अलग, दोनों एग्जांपल मिलती जुलती हैं वैसे, एक ही समझे इसको। फैसला हुआ अलग होना है। अब एक पार्टनर कह रहा है अच्छा बिजनेस मैं चलाऊंगा, तुम अपना शेयर लेके निकलो। आप उस कंपनी के फर्म के फर्ज कीजिए कि ऑडिटर थे या अकाउंटेंट या उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब आपको कहा गया है कि आप पार्टनरशिप के शेयर्स की वैल्यूएशन कीजिए ताकि उस लिहाज से आउटगोइंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके उसको फारिग किया जाए। क्या इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है? बताइए, बताइए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है कि नहीं होता? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है?
अच्छा आप मुझे बताइए, एक मिनट हरिए, अगर शेयर की वैल्यू, आपने एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है पार्टनरशिप के, किस लिए? आउटगोइंग पार्टनर की चाहत क्या होगी? अच्छी से अच्छी वैल्यू, और जो स्टे कर रहा है बिजनेस में कम से कम। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल, वो पाकिस्तान में इतना एप्लीकेबल नहीं है, वो मिलती जुलती एग्जांपल है। वो क्या है? वो कह रहा है जब दो, फर्स्ट कीजिए हस्बैंड एंड वाइफ में सेपरेशन हो रही है, तो फॉरेन कंट्रीज में रूल ये होता है कि नॉर्मली, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें तो जो हस्बैंड की अच्छी खासी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है एसेट्स की, और वो डिस्ट्रीब्यूशन उम्मीद तौर पे वाइफ को भी जाती है। आपने अक्सर ये केस के सुने होंगे कि सेपरेशन हुई और प्रॉपर्टी का अच्छा खासा शेयर जो है वो उन्होंने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आप उस फैमिली के पहले से अकाउंटेंट थे, अब उनमें सेपरेशन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये है सिचुएशन। एग्जांपल्स वन बाय वन मजीद एग्जांपल शेयर करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। अच्छा जरा गौर से सुनिए, कोई कंपनी आपसे आके ये कहते हैं कि सर ये दूसरी कंपनी है ना, इसकी शेयर वैल्यूएशन करें, क्या क्या रहा है जरा सिचुएशन समझिए। अल्फाज कम है, पता नहीं वो सही मफहूम आ पा रहा है कि नहीं अल्फाज से, लेकिन एक कंपनी आई, उसने क्या बोला, सिर्फ ये सिंगल, पहले तो मैंने दोनों की एग्जांपल दी थी ना, इसने कहा मैंने अलग शेयर, इसने कहा अलग। अब एग्जांपल सुनिए, ये सिर्फ एक कंपनी आई, ये आउट है, ये कहने लगे सर ये जी कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन कीजिए, मैंने ये कंपनी खरीदनी है। अगर तो हम ना इस कंपनी को जानते हैं ना इसको जानते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आया और हमने तो कोई थ्रेट नहीं है, एग्रीड? सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें। ये है वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। अब है वैल्यूएशन ऑफ ऑडिट क्लाइंट। ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है कंपनी, हम इसको नहीं जानते, लेकिन ये कंपनी जिसके शेयर बिकने हैं ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है। अब थ्रेट राइज होता है कि नहीं? अब सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है कि नहीं? क्यों? एक ये है कि वो वैल्यूएशन करवाएं, अब इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज है। जो बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे जिसके लिए लिखा गया ना, वो ये जो सबसे आसान थ्रेट आपको समझ आएगा कि हमारे पास अपने ऑडिट क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी जो एज ऑडिटर हमने एक्वायर की हुई है। हो सकता है हम उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए शेयर वैल्यूएशन करें, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको एक एज दे दिया ना, एक अनड्यू एडवांटेज दे दिया, अनफेयर एडवांटेज मिल गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है हॉस्टाइल टेकओवर। हॉस्टाइल टेकओवर समझते हैं कि जब कोई कंपनी या उसकी मैनेजमेंट शेयर्स को बेचना नहीं चाहती, नहीं जैसे होता है ना, जैसे आज अगर अनाउंसमेंट हो जाए भाई ये सरकारी इदारा है, गवर्नमेंट इसकी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और कोई गोरे आके या कोई दुबई के शेख जो है आके वो खरीदेंगे, तो बताइए वो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करेंगे कि नहीं? उनको जो याशी ज़ाहिरा मिल रही है वो बाद में थोड़ी मिलेगी। ये है हॉस्टाइल टेकओवर। हॉस्टाइल टेकओवर को ना बड़े तरीके से करना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी थ्रेट राइज हो सकता है। लेकिन आपने फिलहाल इसे एग्जांपल में क्या समझना है कि चूंकि हमारी ऑडिट क्लाइंट की वैल्यूएशन हो रही है, तो हमारे पास एज ऑडिटर उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी जो हम बायर को हो सकता है पास ऑन कर दें। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इनको नुकसान हो गया। हो सकता है हम इसको ये कह दें कि भाईजान इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो फ्लॉप हैं, हमने इनके जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट में फ्यूचर कैश फ्लो फॉरकास्ट देखी थी वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि इनके पास नॉर्मली अवेलेबल नहीं है इनको प्रोवाइड कर दें, वैल्यूएशन मेरा डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? तो यह कॉन्फ्लिक्ट। ये एग्जांपल समझ आ गए वैल्यूएशन ऑफ ऑडिट क्लाइंट। अगली एग्जांपल सुने, एडवाइस टू डिफरेंट क्लाइंट्स टू एक्वायर सेम कंपनी। तो मैंने डिस्कस कर दिया एडवाइस नंबर 1 क्लाइंट, नंबर 2 टू डिफरेंट क्लाइंट्स टू एक्वायर सेम कंपनी। अच्छा देखिए हमारा ऑडिट क्लाइंट कोई भी नहीं है, ना एक्वायरर नंबर 1, ना एक्वायरर नंबर 2, ना टारगेट कंपनी। ऑडिट क्लाइंट कोई भी नहीं हमारा, स्टिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो रहा है। क्यों, कैसे? दोनों लोग एक ही चीज हासिल करना चाहते हैं। मैंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दे दी, आपका फायदा हो गया। अब आप बार्गेनिंग करेंगे ना शेयर प्राइस कम देने, लेकिन जो इस कंपनी का शेयर होल्डर है उसका नुकसान हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है, एक का फायदा एक का नुकसान। वो मे भी हम हो या दो दूसरे लोग हो, वो अलग बात है। जब एक का फायदा एक का नुकसान होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वैल्यूएशन सर्विस सर्विंग बोथ बायर एंड सेलर फॉर सेम ट्रांजैक्शन। बायर और सेलर दोनों को सेम ट्रांजैक्शन। छोटी सी एग्जांपल, वैसे तो कंपनी की एग्जांपल है सर, गाड़ी खरीदने वाला गाड़ी बेचने वाला है, दोनों हमारे पास आ गए, सर इसकी वैल्यू लगाए। अगर देखिए सिर्फ एक पार्टी के लिए एक्ट करना आसान होता है। अगर मुझे सिर्फ, मैं मैकेनिक हूं, गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं गाड़ी के बारे में जानता हूं, मुझे सिर्फ बायर लेके जाएगा ना, वो मेरे लिए रोल प्ले करना आसान है। सिर्फ सेलर लेके जाएगा, रोल प्ले करना आसान है। बायर और सेलर दोनों के सर आप फैसला करें, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है। ठीक है, अमूमी तौर पे जब कोई प्रॉपर्टी बाय सेल होती है, आपको पता है बायर का प्रॉपर्टी डीलर अलग होता है, सेलर का अलग होता है। क्या हो जब दोनों का डीलर एक ही हो? अमूमी तौर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता भला, वो समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नॉर्मली एक नहीं होता यार, ऐसे नहीं। आपस में उनकी हेलो है होती है वो अलग बात, लेकिन मैं चले थ्योरेटिकली कंसेप्ट समझा रहा हूं। क्योंकि बायर ये चाह रहा होगा प्राइस कम से कम हो, सेलर चाह रहा होगा प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसीलिए वो आपको सिखा क्या रहा है कि आपने किसी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में नहीं पढ़ना, और अगर फर्ज कीजिए पड़ जाए तो फिर आपने एप्रोप्रिएट सेफगार्ड अप्लाई करने हैं, वो आगे बताएगा। सेफगार्ड आपके ख्याल में क्या होंगे? दोनों पार्टीज को डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज करना चाहिए जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, बताइए डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो डिस्क्लोज करने के तरीके बताता है जो इतने अहम नहीं है।
इसमें कुछ डिस्कशन आ गया है थ्योरेटिकली, वो केस स्टडी सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ से हम नहीं है कि जैसे डिस्क्लोजर जनरल हो सकता है, डिस्क्लोजर स्पेसिफिक हो सकता है, डिस्क्लोजर इंप्लाइड हो सकता है, डिस्क्लोजर रिटन हो सकता है, डिस्क्लोजर वर्बल हो सकता है। ये इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत, हमने सिर्फ ये सेफगार्ड बताना है भाई दोनों क्लाइंट्स को डिस्क्लोज कर दे और इनकी कंसेंट ले लें। अगर दोनों को कोको भी इतराज नहीं, पेप्सी को भी इतराज नहीं, तो ठीक है, ऑडिट दोनों का करें। और अगर किसी एक को भी इतराज हुआ, दूसरे को नहीं, एक को इतराज है, फिर क्या करना है? किसी एक क्लाइंट को छोड़ दे, क्विट कर दे। हाँ, इतराज अमूमी तौर पे लाजमी होगा बिल्कुल। और फर्स्ट कीजिए अगर दोनों का इतराज नहीं है तो कम से कम टीम सेपरेट हो। और एक जगह पे तो उसने एक बड़ा अच्छा लफ्ज मुझे आज तक इंटरनेशनल बॉडी का एग्जाम का सॉल्यूशन था, उसमें वो लफ्ज याद रह गया मुझे, कुछ अजीब अल्फाज होते हैं ना, जिन में बैठ जाते हैं। दोनों के दरमियान में चाइनीज वॉल बिल्ड करें, दोनों टीम्स के दरमियान में चाइनीज वॉल से मुहावतन इस्तेमाल किया होगा। इसका मतलब क्या है? सेपरेट, इनको अलग मिलने ना दे, डाटा फाइलिंग भी अलग हो, जिस हद तक पॉसिबल हो। क्यों भला अलग अलग क्यों कर रहे हैं? चाइनीज वॉल क्यों बिल्ड कर रहे हैं? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना उधर चली जाए। पुराने जमाने में शायद ये चल सकता था, तो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, वो आप एक को चीन भेज दें, एक को रशिया भेज दें, एक को अमेरिका भेज दें, वो विद इन सेकंड फिर भी कनेक्टेड हो जाएंगे, शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, यार हमारे क्लाइंट में ये चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है। बहरहाल ये एग्जांपल समझ रहे हैं, ये केस स्टडी में यूज होनी है, मैं इसलिए एक एक एग्जांपल को मैं पहले बताया था आपको कि इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एसेट फॉर टू कंपीटिंग पार्टीज, दो कंपीटिंग पार्टीज के लिए सेम एसेट, जैसे जॉइंट वेंचर, या इसी के साथ आप वो एग्जांपल भी जोड़ सकते हैं पर्सनल लेवल वाली, वो डिवोर्स प्रोसीडिंग वाली, वो पार्टनरशिप रेजोल्यूशन वाली, वो भी इससे मिलती जुलती है। ठीक है, यहां पे वो बात कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग टू क्लाइंट्स ऑन सेम मैटर इन लीगल डिस्प्यूट, ये इससे मिलते जुलते हैं। फर्क सिर्फ यह कि यहां पे वो कंपेटिटर फर्म्स की बात, कंपनीज की बात कर रहा है जो शायद सेम क्लाइंट को एक्वायर करना चाहते हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल्स मिलती जुलती है, लेकिन कंफ्लिक्ट हर एक में राइज होगा, ये कंफर्म है। एश्योरेंस रिपोर्ट टू लाइसेंसर एंड लाइसेंसी ऑन रॉयल्टी पेएबल, रॉयल्टी के लिए होता है ना, जो बंदा लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है उसे वैल्यूएट करना होता है। यार जो मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैंने KFC का लाइसेंस दे दिया, पता नहीं उधर कितने बर्गर बिके, तो हम एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये किस स्टैंडर्ड में आती है? एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन रॉयल्टी किस स्टैंडर्ड में आएगी? बताइए। ऑडिट का स्टैंडर्ड है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, सिंगल एलिमेंट या समरी फ्रेमवर्क? कोई अब तो बता दें। सिंगल एलिमेंट रॉयल्टी पेएबल, ठीक है। अच्छा, हमने उनको रिपोर्ट देनी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम अगर यहां पे जो जिसको लाइसेंस दिया गया है उसको भी एडवाइस कर रहे हो कि आपको किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एग्रीमेंट करना चाहिए, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, उधर वाला चाहेगा ज्यादा ज्यादा रॉयल्टी मिले, इधर वाला क्या चाहेगा कम से कम पे करना पड़े। और हमें चूंकि एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हो सकता है कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन हो कि इनको कितने में पड़ता है लाइसेंस, यानी कितनी कॉस्ट वगैरह वगैरह। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कंफ्लिक्ट विद क्लाइंट। ऊपर वाली एग्जांपल में क्या था? दो क्लाइंट्स का एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट था, अब फर्म का खुद का कंफ्लिक्ट आ गया। ये क्या? एडवाइस टू इन्वेस्ट इन बिजनेस इन विच स्पाउस हैज इंटरेस्ट, कंफ्लिक्ट है, स्पाउस के इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट डलवा दी उस कंपनी में, डूबती कंपनी में। स्ट्रेटेजिक एडवाइस टू क्लाइंट व्हाइल हैविंग इंटरेस्ट विद मेजर कंपटीटर, क्लाइंट कह रहा है सर ये हम लाहौर में एक्सपेंशन करेंगे ना करें, और हम उसके कंपटीटर के शेयर खरीद के बैठे हैं, उसे क्या पता वो जिससे मशवरा ले रहा है वो खुद ही कंपटीटर है। ऐसा ही है ना, हम हमारी इन्वेस्टमेंट अगर क्लाइंट की कंपटीटर कंपनी में होगी अपने किसे, तो हम उसका भला चाहेंगे कंपटीटर का कि क्लाइंट का? कंपटीटर का। अब उस पर स्ट्रेटेजिक एडवाइस देनी है हमने, कितनी ब्रांच ओपन होनी चाहिए, कितनी एक्सपेंशन करनी है, कितनी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रेटजी फर्ज कीजिए हमसे मशवरा लेता है, हम नहीं होनी चाहिए कुछ भी, बिल्कुल। एडवाइस टू क्लाइंट टू एक्वायर सेम कंपनी व्हिच फर्म इज आल्सो इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग। ऊपर कह रहा था कि दो क्लाइंट्स आपस एक्वायर करना चाहिए, अब क्या यहां पे क्या कह रहा है? फिर एडवाइस टू क्लाइंट टू बाय प्रोडक्ट ऑन व्हिच कमीशन विल बी रिसीव्ड फ्रॉम सेलर। ठीक है, ये काम तो आप भी करते होते थे, है ना? क्या सीए कॉलेज में एडमिशन करवाना, गांव में वाले दोस्त ने पूछा यार मैं भी सीए करना चाहता हूं, अच्छा सा कॉलेज तो बताओ, तो कहां थे? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कमीशन रिकवर करवाने के चक्कर में हो सकता है कि आप उसको गलत एडवाइस, एक चीज की जरूरत ही नहीं है किसी पार्टी को, आपके क्लाइंट को, और आपने उसको एडवाइस कर दिया। क्या एडवाइस कर दिया? कि भैया ये चीज बाय कर ले, आपको तो कमीशन मिल गया, उसको तो उस चीज की जरूरत ही नहीं। इसमें भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ। क्लियर? अच्छा, ये देखिए जरा, इसमें कोई और एग्जांपल तो नहीं है, मुझे लगता है एक दो का एग्जांपल शायद रह गया, मैं इसमें कुछ एग्जांपल छोड़ना नहीं चाह रहा। आगे चलते हैं। बहरहाल अगर कोई एग्जांपल लगी ना तो एंड में मुझे बता दीजिएगा। फिर रूटीन की डिस्कशन है, अब इसमें कोई साइंस नहीं है। कह रहा आपने पहले कंफ्लिक्ट आइडेंटिफाई करना है, कंफ्लिक्ट है कि नहीं, फिर उसको वैल्यूएट करना है, वैल्यूएट करने के बाद सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। ये सेफगार्ड खास तौर पे आपने पढ़ने हैं, इसके साथ स्ट्राइक मार्क कर ले। क्यों भला? क्योंकि कंफ्लिक्ट जो भी राइज करवाएगा सेफगार्ड उसके इन्हीं में से निकलेंगे, बल्कि यही निकलेंगे सारे छापे। ठीक है, इसलिए ये सेफगार्ड आपने पढ़ना है। एक्शन विच माइट बी सेफगार्ड, सेपरेट एंगेजमेंट टीम होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर होना चाहिए, डिस्क्लोजर एंड कंसेंट ऑफ क्लाइंट हो। ठीक है, वो कौन से टाइप का डिस्क्लोजर हो इससे गर्ज नहीं है, भाई क्लाइंट को डिस्क्लोज करना है आपने, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
नेक्स्ट, इफ डिस्क्लोजर वुड ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ समटाइम ऐसा था डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हो सकता है कि ये क्लाइंट शेयर खरीदना चाहता है इस कंपनी का, लेकिन हॉस्टाइल टेक ओवर है, यानी या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। हॉस्टाइल टेक ओवर या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में याद रखें, हम टारगेट कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं लगने देते, बड़े चुपके से कहते हैं हम कुछ और काम हो रहा है, असल में कुछ और कर रहे होते हैं। क्योंकि हॉस्टाइल टेक ओवर है ना, मैनेजमेंट जो है वो उसको रिएक्ट करेगी, मैनेजमेंट चाहती है कि कोई और ना खरीदे। अब जैसे दुबई के फर्ज कीजिए किसी शेख ने हमसे कहा कि भाई ये पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है ना, इसकी जरा वैल्यूएशन करके दो। पाकिस्तान स्टील मिल्स वाले उधर एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे इधर आए तो सही कोई इनका बंदा, हम तो नहीं छोड़ेंगे इसको। तो हम तरीके से उनको कहेंगे कि हम तो कोई और काम करने के लिए आए, घुस जाएंगे कंपनी के अंदर, वर्किंग करनी शुरू कर देंगे। हॉस्टाइल टेक ओवर है ना, या कोई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में चुपके से होती है, कहीं भी आपको पता चले कंपनी के अंदर कोई लीगल एक्टिविटीज हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ऐलान करके तो नहीं करेंगे। अब कोई दूसरी कंपनी अगर आपसे ये कहती है कि सर मैं इस कंपनी को एक्वायर करना चाहता हूं, जरा मुझे इसकी वैल्यूएशन तो कर दे, आप ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसका हिडन रखना जरूरी है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आप ऑलरेडी शेख साहब के कहने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर या हॉस्टाइल टेक ओवर में वैल्यूएशन कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी ने भी आपको कह दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पाकिस्तानी की बात मानेंगे दुबई वाले की बात। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल इसमें डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, उधर आपने डिस्क्लोज किया उधर बात फैल जाएगी। तो यहां फिर क्या करना है, बड़े तरीके से आपने फैसला करना होता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, डिस्क्लोज किए बगैर इवैल्यूएट करें, और अगर रिफ्यूज करना हो तो रिफ्यूज करें, या तो पहले वाली ऑलरेडी जो एंगेजमेंट कर रहे हैं उसको छोड़ दें, या इस एंगेजमेंट, दोनों को नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज तो हो गया ना, वहां पे डिस्क्लोज करना जरूरी है दोनों पार्टीज को, ताकि ट्रांसपेरेंट रहे मामला। और डिस्क्लोज आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है, बात नहीं खोलनी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रिफ्यूज करना पड़ेगा। डन जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन लाजमी, ये तो सारे क्वेश्चन लाजमी करने हैं, इसमें हर सिचुएशन ना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई नई सिचुएशन है, लेकिन घूम फिर के सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ही आएंगे, ये पक्की बात है। लेकिन है सिचुएशन इंटरेस्टिंग, वो 600 जैसी नहीं है, 600 में तो सीधी होती है, उसमें कोई सोचना नहीं पड़ता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली में सोचना पड़ता है। 600 की सीरीज में सिर्फ आपने एक काम करना है, उसमें स्किल क्या है, क्या काम करना है भला, सिर्फ एक काम चाहिए सेक्शन 600 में आपको, कि केस स्टडी पढ़ के ये देख ले सर्विस कौन सी है, उस सर्विस पे पहुंच गए ना, बाकी काम हल। लेकिन ये 300 के केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मुझे जाती तौर पे ज्यादा पसंद है। बहरहाल अटेम्प्ट करके फिर आप बताइएगा। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट 320 बिल्कुल सिंपल, ये कैफ लेवल का पड़ा है। क्या, जब भी कोई नई अपॉइंटमेंट आएगी, नया अकाउंटेंट आएगा, चाहे ऑडिटर हो चाहे कोई और, प्रीडिसेसर वाले प्रीवियस अकाउंटेंट को लेटर लिखेगा, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखेगा, क्लाइंट से परमिशन लेगा, उससे फैक्ट्स पूछेगा क्लाइंट कैसा है, जवाब आएगा नहीं आएगा, क्या याद है वो, और फिर उसके बाद सेकंड ओपिनियन। ठीक है, ये सारा पढ़ते जाएंगे, याद आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सेकंड ओपिनियन क्या? अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। सेकंड ओपिनियन ये होता है कि सिचुएशन समझिए, ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसने कहा इस पे क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। अगर कंपनी कहे, एक ऑडिटर है, खबरदार तुमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, हम तुम्हें एजीएम में रिमूव करके किसी और को अपॉइंट कर देंगे, ये कौन सा थ्रेट है? मेरा ख्याल है एडवोकेसी थ्रेट है। कौन सा थ्रेट है? इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, ये नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये तो मैंने यूं टेस्ट कर लिया। ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर ने कंपनी को बोला मैं तेरे को क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहा हूं, मसला गड़बड़ा है। कंपनी ने कहा नहीं सर, ये अकाउंटिंग ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ऑडिटर का नहीं ऐसे होनी चाहिए, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोगों ने रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड किया है, फर्म कंपनी का हमने सही रिकॉर्ड किया है, डिस्प्यूट आ गया। ऑडिटर तो आपको पता है अपने मुताबिक ओपिनियन देता है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर कंपनी ये कहे, कंपनी का अच्छा ऐसा करते हैं, जिस तरह डॉक्टर होता है ना कोई, वो कहता है कि जी भाईजान ये ऑपरेशन करवाओगे, तो क्या करते हैं हम, ऑपरेशन से सेकंड ओपिनियन लेते हैं। एग्जैक्टली वही केस है। कंपनी ये कहती है अच्छा ऐसा करते हैं, हम आपको धमकी नहीं दे रहे, हम किसी दूसरे सियाने बंदे से भी मशवरा कर लेते हैं, और दूसरे पर्सन के पास जाएं, भैया आप बताइए सिचुएशन में क्या होगा, ये क्या है, ये है सेकंड, ये है इस सिचुएशन से डील, और आप इसमें पहले ऑडिटर नहीं है, इस केस में आपको वो दूसरा ऑडिटर बनाएगा। तो आप क्या करें, अब आप सेकंड ओपिनियन दे देंगे क्या? आप फर्स्ट ओपिनियन वाले नहीं हैं, पहले डॉक्टर नहीं, आप कौन से वाले डॉक्टर हैं? सेकंड वाले। क्या ओपिनियन दे देंगे फौरन? क्या करेंगे? पहले वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि जो भी बंदा हमारे पास आता है मम्मी तौर पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है, न्यूट्रल बात नहीं कर रहा होता, और जो भी ओपिनियन पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑडिटर से कॉन्टैक्ट करके, और दूसरे नंबर पे क्या करना है, जो भी ओपिनियन दे रहा है क्लाइंट को, उसकी एक कॉपी आपने ऑडिटर ए को भी भेजनी है, ताकि उसे पता हमारा ओपिनियन क्या है। ठीक है, ये खास तौर पे उस वक्त जरूरी है जब ओपिनियन डिफरेंट हो, और मम्मी तौर पे डिफरेंट होना, लेकिन बात हो जाता है ना, हो जाता है ना। ये खास तौर पे फर्म का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाएंगे ना, तो आपके एंगेजमेंट पार्टनर का ओपिनियन और जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आया है उसका ओपिनियन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये सेकंड ओपिनियन की कहानी समझ आ गई। फीस एंड अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, ये हम पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है ना। रेफरल फी, लेवल ऑफ फी, सिग्निफिकेंट, 15% से ज्यादा, वो पढ़ा था हमने। वो किस सेक्शन में था? 400 में, 500 में था। यहां पे दो डिफरेंट फीस बता रहा है। यहां पे कौन सी फीस बता रहा है? कह रहा है कि प्रीवियस ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं करनी। अगर आप प्रीवियस ऑडिटर से कम फीस चार्ज करेंगे, वो क्या होती है?
अंडरकटिंग। हाँ, क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो फिर चार्ज कर सकते हैं, वरना नहीं। डन। रेफरल फी क्या, आपने नहीं बोलना। रेफरल फी क्या होती है? मेरे पास कोई क्लाइंट आया, कहने लगा सर आपने हमारा ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बड़ा अच्छा किया है, अब टैक्स का काम भी कर दें। हमने कहा भैया हम टैक्स का डिपार्टमेंट तो हमारा नहीं है, हाँ एक दूसरी फर्म है वो टैक्स का काम बड़ा अच्छा करती है, कहे तो आपका उधर भिजवा दें, आपका हवाला दे दें, हमारा हवाला दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमने उसको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक जो आगे इंफॉर्मेशन आने वाली है, प्रॉब्लम इससे निकलेगी क्या, कि जिस कंपनी को हम रेफर कर रहे हैं ना क्लाइंट को, बदले में हमें 10% रेवेन्यू का कमीशन मिलेगा। ये प्रॉब्लम है। ये वही प्रॉब्लम जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थी प्रोडक्ट्स बेचने में। वो कंपनी का केस था, ये सीए फर्म का केस है। बात तकरीबन वही है कि हो सकता है आप अपना रेफरल कमीशन लेने के चक्कर में गलत जगह पे भेज दें क्लाइंट। थर्ड राइज होता है। अच्छा, मना नहीं है, रेफरल कमीशन हासिल करना मना नहीं है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है आप जिस पार्टी को भेज रहे हैं ना, उसको पता होना चाहिए कि जो आपने मशवरा दिया है उसके बदले में कमीशन मिलना, बोलना नहीं, उसके बदले में क्या होना है, कमीशन मिलना है। इन्फॉर्म क्लाइंट को, ना सिर्फ अपने, किस क्लाइंट को भला, जिससे कमीशन मिलना है उसको नहीं, उसको तो पहले पता है, जिस क्लाइंट को भेज रहे हैं टैक्स वाले के पास उसको। नहीं वैल्यूएट कर ले, अमूमी तौर पे नहीं। कितने लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं? मेरे पास फर्ज कीजिए ये कहने लगे सर जी मैं टैक्स भी पढ़ना चाहता हूँ, फर्ज कीजिए कैफ का टैक्स पढ़ना, फर्ज कीजिए टैक्स भी पढ़ना चाहता हूँ, जरा मुझे बताइए, आप तो नहीं पढ़ाते, कोई टीचर ही बता दें, बाज़ का स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं, ठीक है, और टीचर को समटाइम पता होता भी है कि कौन, जाहिर प्रोफेशन में रहते हैं, ओपिनियन हम नहीं किसी के बारे में देते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के फीडबैक की खुद नहीं पता होता, स्टूडेंट के फीडबैक की बेस पे ही अंदाजा होता है। अब अगर मैं स्टूडेंट को मशवरा दे दूं, बताइए स्टूडेंट क्या खुद वैल्यूएट करेगा, करना चाहिए उसको, लेकिन उम्मीद तौर पर नहीं, स्टूडेंट ट्रस्ट ज्यादा करता है, खासतौर पर टीचर पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, दूसरी तरह क्लाइंट भी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एक वकील से आपने काम केस लड़वाया, वो केस जीत गए हो, अब वो चाहे क्रिमिनल केस था, दूसरी दफा जब सिविल केस का पाला पड़ेगा तो आप उससे मशवरा करेंगे, उससे कहेंगे भैया बता दे कौन सा अच्छा हो रहा है, प्रोबेबली उसी के पास जाएंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो ये नेचुरल है। तो इसमें सिर्फ ये कह देने से क्लाइंट को कि भाईजान हम आप उसको रिकमेंड करते हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंट चेकिंग कर लीजिएगा, ये काफी नहीं है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी, सर हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, इसके बदले में हमें कमीशन मिलेगा। लाजमी नहीं ना 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 ना। अच्छा ये भाईजान कह रहे हैं सर रेफर तब करेगा जब जिस फर्म के पास रेफर करे उसकी स्पेशलिटी होगी। मैं अगर रेफर कर रहा हूं ना किसी को, हाँ मुझे सिर्फ रेफरल कमीशन से गर्ज है कि कमीशन कौन अच्छा देगा मुझे, मैं तो उस फर्म को रेफर करूंगा, स्पेशलिटी हो या ना हो, ठीक है। रेफरल, चलिए ये क्लियर हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। ये अभी नहीं आई, आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इंड्यूसमेंट, अच्छा ये अच्छा कंसेप्ट है, इंड्यूसमेंट या गिफ्ट्स का। इंड्यूसमेंट क्या, तरगीबात, यानी क्या कहना चाहिए इसको, क्या कहना चाहिए, अच्छा सा लफ्ज मैं इसको फिल्टर करना चाहता हूं, हो नहीं रहा, कि घी को सीधी उंगली से निकालने की कोशिश करना है, यानी बड़े प्यार से ऑडिटर को मुख्तलिफ किस्म की रिश्वतें देके, ये रिश्वत की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसके जरिए अपनी मर्जी का ओपिनियन लेने की कोशिश करना। भाई ऐसा ही होता है ना, ठीक है। क्लाइंट ऑडिटर को, अच्छा इसमें देखिए ये गिफ्ट जो है ना, ऑडिटर क्लाइंट को नहीं दे रहा, उसको तो जरूरत ही नहीं है, क्लाइंट ऑडिटर को दे रहा है। पुलिस वाला मुल्जिम को तोहफा नहीं देगा, मुल्जिम पुलिस वाले को तोहफे दे रहा है, और ये मुख्तलिफ शक्लें तोहफे देने की। गिफ्ट है, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल, चैरिटेबल, डोनेशन, एम्प्लॉयमेंट, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, अपीयर्स, फ्रेंडशिप, वो आपको क्वेश्चन में अंदाजा हो जाएगा केस स्टडी में कि ये फेवर दे, कोई भी अनड्यू फेवर अगर मिल रही होगी ना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये केस है हमारा इंड्यूसमेंट्स का, ठीक है। अच्छा इंड्यूसमेंट में तरतीब से सोचें, क्या इसमें प्रॉब्लम है? मेरा तो है गिफ्ट लेने देने में कोई प्रॉब्लम है, ताल्लुकात बेहतर होते हैं, हाँ बिल्कुल ही कोई इमटेरियल। अच्छा अब यहां पे सुनिए जरा, बिल्कुल इमटेरियल की भी कहानी सुन ले। फिर सबसे पहले याद रखें, जो तोहफे तोहफ है ना, इंड्यूसमेंट को हम कहते थे तोहफे तोहफ, हालांकि ये टर्म अब उन्होंने जनरलाइज कर दिया, इसमें बहुत सी चीजें शामिल है, लेकिन तोहफे तोहफ देना रिश्वत की भी एक शक्ल हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हम किसी ऐसी पोजीशन पे काम करें, जैसे गवर्नमेंट का कोई असाइनमेंट हो, उस पर अगर हमें तोहफे मिले तो वो हो सकता है रिश्वत हो, वो करप्शन की शक्ल हो, वो तो थोड़े भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब फर्ज कीजिए और ट्रैफिक सार्जेंट वाला उधर खड़ा है, ठीक है, इशारा तोड़ा और उसने बुला लिया, उसने कहा भाई चालान होगा, हमने चुपके से 50-100 दे दिया। अब मेरा हाल ऐसे नहीं होता, और साथ रात वैसे मैं बाइक में, आपने ना, अब तो वो हमारे जमाने में 15-20 साल पहले होता था, तो उसको दे। अब बताइए ये है इमटेरियल, लेकिन है शक्ल रिश्वत की शक्ल है, करप्शन इससे प्रमोट होगी। ये चूंकि वायलेशन ऑफ लॉ है, ये इमटेरियल भी बना है, पहली चीज ये। अच्छा फर्स्ट करें अगर इलीगल नहीं है, इलीगल है तो छोटी अमाउंट भी नहीं सकते, इलीगल नहीं है अभी भी नहीं, फिर आपने देखना है देने वाले की नीयत क्या है, इंटेंशन। अगर तो उसकी इंटेंशन ये है कि इन तोहफे तोहफ के बदले में वो हमसे अपनी मर्जी का ओपिनियन लेगा, और अगर एक्सेप्ट कर चुके, हाँ फिर
बल्कि ना सिर्फ ये कि फारग, तोहफा भी फारग, क्लाइंट भी फारग। क्लाइंट क्यों फारग? इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया? उसकी इंटेंशन ही रॉन्ग। उनकी इंटेंशन ही रॉन्ग, इंटेग्रिटी पे डाउट है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल उठाता है कोड ऑफ एथिक्स, इंटेंशन कैसे पता चलेगी? सिग्नल देगा, शायद सिग्नल ही पूछना चाह रहा हूँ। वो पता चले, हाँ, किस टाइम पे गिफ्ट दिया। ठीक है, टाइमिंग बहुत है हमें। क्या अभी अनकरीब रिपोर्ट देने वाले हैं, हालात क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं। अब देखें, एक क्लाइंट ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से 2 दिन पहले गिफ्ट दे रहा है और एक 2 दिन बाद गिफ्ट दे रहा है, बाकी सारे फैक्ट सेम हो, सिर्फ टाइमिंग का फर्क हो। बताइए फर्क आ जाता है कि नहीं? पहले वाले में इंटेंशन हो सकता है, वो मुझसे कहा भाई तोहफा देना ही था तो 2 दिन बाद भी दे सकते हैं रिपोर्ट, पहले क्यों दे रहे हो? तो ये उसने कहा इंटेंशन को हमने वैल्यूएट करना है। अगर तो इंटेंशन है तो फिर भी आपने मटेरियल फिर भी क्या करना है? हाँ बिल्कुल ही, अगर देखें इनकॉन्सिक्वेंशियल होना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि ये चूंकि इंटेग्रिटी इंटेंशन आ गई, इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया, आप उसको रिजेक्ट करेंगे, ना सिर्फ रिजेक्ट करेंगे बल्कि खत्म। अच्छा, लीगल आउटकम वही है जो वो निकलवाना चाह रहा है। हाँ जी, उसके बाद उसने खुश हो गया, तुसी कमरा से कितना सारे देखिए एथिकली गलत है, एथिकली गलत है। ये बिल्कुल ऐसा, मुझे एक दो मूवीज याद आ गई जिसमें क्या होता था, इंस्पेक्टर जो है ना पैसे लेके दूसरे ग्रुप से, पहले ग्रुप के क्रिमिनल को, पहला ग्रुप भी क्रिमिनल है दूसरा भी क्रिमिनल है, पुलिस मुकाबला तो फिर भी होना ही था। पैसे ये दे रहा हूं कि एक टैक्स वाला क्लाइंट था, वो हाँ, टैक्स वाला क्लाइंट है, उसने कहा अच्छा मेरे टैक्स बचाओ। नहीं बचाओ नहीं सर, वो बेचारा सीधा साधा है, उसको पैसों का पता है, उसको ये पता है यार मेरा नोटिस आ गया था, मतलब मेरी डिमांड बन गई 50 करोड़ की, ठीक है। अब लीगली उनको पता है जिन्होंने रिटर्न फाइल किया कि हमने इसको कैसे डिफाइन करना है, और उन्होंने वो वैसे भी करना ही करना था, लेकिन आउटकम उसके फेवर में गई, उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेनी, पूरी फर्म पार्टी। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं ना तो मैं कहूंगा ये एथिकली गलत प्रैक्टिस है, क्लाइंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, हाँ जी हो सकता है, और ओवर बिलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मैं तब कहूंगा जब एग्जाम में बैठा हूं। नेक्स्ट, अच्छा इंड्यूसमेंट, अब आगे सुने, वो इंड्यूसमेंट्स जिनमें इंटेंशन नहीं है, क्या वो सारी की सारी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? ये बताएं, फिर सुने तरतीब सुने। इंड्यूसमेंट समझ आ गई, एग्जांपल क्या है? जो ला ने मना कर दी वो तो बिल्कुल अलग हो गई, रिश्वत वगैरह करप्शन। जो ला ने मना नहीं की उसमें हमने इंटेंशन देखी, जिसमें इंटेंशन खराब थी उस पर भी स्पीड एक्शन ले लिया, जिस पे गुड इंटेंशन है, यानी क्लाइंट हमसे कोई अपनी मर्जी का काम नहीं करवाना नहीं चाहता। यहाँ पे मटेरियल को क्यों कोड ऑफ एथिक्स से रिफ्यूज कर रहा है, हालांकि क्लाइंट की कोई इंटेंशन, क्लाइंट कह रहा है सर मेरे से कस्टमर उड़ा ले, अगर मैं आपको कभी एक काम भी कहूं जिंदगी में कि मेरे कहने में कर दें, फिर भी 2 रीजन है। पहली रीजन, इसके बावजूद भी क्लाइंट की इंटेंशन ना, उसके बावजूद भी हम आपको ऑब्लाइज्ड फील करेंगे और उसके ना कहने के बावजूद भी फेवर रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा यह है कि देखने वाली जनरल पब्लिक हो सकता है ये परसीव करे कि आइटम इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो भी हाँ, इस सिचुएशन में थोड़ा सा हाथ हल्का है क्या कि इमटेरियल गिफ्ट या इंड्यूसमेंट वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जो मटेरियल है सिग्निफिकेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करनी। अगर कर लिया तो रिटर्न कर लेनी, या डोनेट कर दें, या क्लाइंट को इक्विवेलेंट मनी ट्रांसफर कर दें, डायरेक्टर्स को डिस्कस कर दें, वगैरह वगैरह। डन जी, इंड्यूसमेंट वाला केस भी क्लियर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब सिर्फ एक आधी बात ही रह गई है, ये इंटेंशन वाली बात कर रहा, नॉन कंप्लायंस, आखिरी कंसेप्ट आज का, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अच्छा, ये अगर आपने आईएसए 260 पढ़ा हुआ है ना तो मिलती जुलती बातें हैं। आप इसको आईएसए 260 के मुताबिक भी उसको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे ना, आपको लगेगा ज्यादा चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। अगर आपको कोई सर्विस परफॉर्म करते हुए नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन नजर आती है, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, अमूमी तौर पर कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा होती है ना केस, क्या करेंगे? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट, शाबाश। और अगर वैल्यूएट करेंगे फिर वो क्या एक्शन लेते हैं? अगर मैनेजमेंट या डायरेक्टर एप्रोप्रिएट एक्शन ना ले, 2 चाबी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, लीगल एडवाइस विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करेंगे? डिपेंड करता है लीगल एडवाइस के ऊपर, क्या रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ेंगे ना, ये आपको आईएसए 260 की रिवीजन ही लग रही होगी। ठीक है, इसमें सारी चीजें तकरीबन वही है। मेन जो एग्जाम में पूछ सकता है वो मैंने आपने शेयर कर दिया। वो अमूमी तौर पे क्या किया करता है, आपको कोई केस देके कहेगा ये इलीगल एक्टिविटी सामने आई है, अब बताइए इसमें आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। डन जी, ये था हमारा कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, हो गया कंप्लीट? कोई सेक्शन रहा तो नहीं, मार्क किया आपने? अब आपने करनी है प्रैक्टिस। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है, कल के लेक्चर में कोड ऑफ एथिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। पार्ट्स में तो किए हुए ना, कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि प्रैक्टिस एंड पे कर लें, कल नया टॉपिक करें। मेरा ख्याल है कि थोड़ा हाइब्रिड किस्म की अप्रोच कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जाहिर है कोड ऑफ एथिक्स कंप्लीट किया ना, कुछ कंप्लीट क्वेश्चन भी करने चाहिए। पार्ट्स में तो हमने कर लिए और आपने भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए ये आपने अब ये क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। 1-2 क्वेश्चन कम से कम कोड ऑफ एथिक्स कंप्लीट ना अटेम्प्ट करके आए। मैं चाहता हूं कम से कम ये सिस्टम जो है ना, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, पढ़ना है, सोचना है, रेलिवेंट लिस्ट में ढूंढना है, फिर उस पेज नंबर पे जाना है, ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहे। इस तरीके से मैंने काम करना है। ठीक है, और अहम चीजें हाईलाइट भी करते रहे साथ साथ।
लेकिन कम से कम क्वेश्चन जरूर करने हैं रेलिवेंट प्लेस में। मुझे एकदम ये तसल्ली दे देना तो मैं इजी हो जाऊं कि सर आप बेफिक्र हैं, एग्जाम में जो भी सिचुएशन आएगी हम पढ़ के रेलिवेंट सेक्शन तक पहुंचने के काबिल हैं। आप ये स्टेटमेंट मुझे दे देना तो मैं समझूंगा कोड ऑफ एथिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या स्टेटमेंट कि एग्जाम क्वेश्चन पढ़ के हम कोड ऑफ एथिक्स में के रेलिवेंट सेक्शन पे पहुंचने के काबिल हैं, ढूंढ लेंगे। ये ढूंढने वाला काम है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। डन जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।